अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग, हिना सलमान के संग। कैसे थे आप लोग, कहाँ थे, क्या कर रहे थे और क्या हुआ, हम कहाँ थे, इन सब की बातें आज करेंगे। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। स्क्रीन की जो प्रेजेंस थी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आपसे और रोज़ हम लोग आमने सामने बैठ के मुखातिब होते थे। ऑल्दो आप स्क्रीन के पीछे देख रहे होते थे, लेकिन मुझे लगता था कि आप लोग जैसे मेरे सामने मेरे साथ हमेशा मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, हम ला रहे थे आपके लिए एक नया शो उसी नाम के साथ, नए प्लेटफॉर्म भी वही है, बट एक नई जिद्दत के साथ, एक नए सेट के साथ, एक नए डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ। हम चाहते थे कि वो चीज़ें जो कि आप पहले स्क्रीन पे नहीं देखते, हम आपको दिखाएं। तो वो सब चीज़ें क्या थी, वो सब चीज़ें सेगमेंट्स क्या थे, आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना सेट दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये जो सेट है ना, इसके पीछे बहुत से माइंड्स लगे हैं, बहुत से हुनरमंद क्राफ्ट्समैन ने इस सेट को ना बनाया है और बहुत टाइम लगा है। और वो जो हमने अरसा ऑफ लिया, खैर ऑफ तो नहीं लिया हम लोग, फिर भी हमारे शोज़ चल रहे थे, मगर मैं स्क्रीन से ऑफ थी। और उस अरसे में हमने डिज़ाइन किया, हमने डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन की। आप देख सकते हैं, कलर स्कीम देख सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग देख सकते हैं, इसका इंटीरियर देख सकते हैं। ये स्पेशली अपने व्यूअर्स को, अपनी प्यारी प्यारी मैंने ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिज़ाइन किया, जहाँ हम लोग बात कर सकें हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में, जहाँ बात कर सकें फैशन के बारे में, ब्यूटी के बारे में, या बात करें सेलिब्रिटी गॉसिप्स के बारे में। हम मज़ीद आप लोगों से बात करें ऐसी चीज़ें जो कि पहले हम छोटे छोटे चंक्स में करते थे, अब हम एलैबोरेट करके आपको बताएंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल कैसे गुजारना है, रोज़ सुबह उठ के अपनी मॉर्निंग को तरोताज़ा कैसे बनाना है। वैसे तो माशाल्लाह सबकी मॉर्निंग तरोताज़ा ही होती है। कहते हैं ना, एक मॉर्निंग एक नई होप लेकर आता है। रोज़ सुबह सूरज की जो रोशनी होती है वो एक नई होप दिलाती है, मगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ रह के आपकी मॉर्निंग खुशगवार और तरोताज़ा कैसे बनेगी। तो हम आपकी मॉर्निंग को तरोताज़ा बनाने के लिए बेहद कोशिश करेंगे। और व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मेरे मिस करने की वजह ये थी कि मुझे ना वो एसेंस नहीं मिल पा रहा था। वो जो था सुबह सुबह उठ के आपको गुड मॉर्निंग कहना, कॉल्स लेना, बातें करना और मसले मसाइल सुनना भी और बताना भी कि क्या हो रहा है, कैसे हालात चल रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें गुजरी, कौन कौन से इवेंट्स हम लोग मिस कर दिया हमने। तो वो सब चीज़ें ना आप स्क्रीन पे आने से ना वो आपकी कहते हैं खुशी होती है, आप खिल उठते हो। और बातचीत का जो सिलसिला होता है वो जारी रखते हैं हम लोग, मगर वो मैंने मिस किया। आप लोगों ने भी मिस किया होगा, क्योंकि मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे काफ़ी मैसेजेस पड़े कि शो कब आ रहा है, शो कब लॉन्च हो रहा है, नई कास्ट कब आएगी, नई टेलीकास्ट जो है वो आप लोग कब करेंगे। तो ये चीज़ें मैं सुनती रही हूँ। व्यूअर्स, आज का जो शो है वो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से बातें करूँ। जैसे ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला होता है कि टारगेट सेट करना, हम सब का होता है। मेरा भी सबसे बड़ा मसला है कि मैंने ज़िंदगी में क्या टारगेट अचीव करने हैं, क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मेरे एम्स हैं। हम सुबह उठ के कहते हैं ना, यार हमने ये चीज़ देखी तो काश हमारे पास हो। वो जो काश की जो कहते हैं ना जद्दोजहद, उसमें हम लग जाते हैं और फिर हम अपने टारगेट्स और गोल सेट करते हैं। जैसे ख़वातीन को घर बनाने का बहुत शौक़ होता है। सब ये कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इनबिल्ट होती हैं, वो आप अपने आप से निकाल ही नहीं सकते। और बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, हमें शौक़ है हम अपने घर को सजाएं, हम अपने घर को बेहतरीन रखें, हम घर बनाएं। सबसे पहले टारगेट होता है कि अपने मियाँ के कान में डालें भी, आप कोई प्रॉपर्टी लें। हम लोग कमेटियाँ डालते हैं, किरायों के झंझट से बचना चाहते हैं, तो ये भी एक गोल होता है। इसके अलावा किसी ख़वातीन का गोल होता है कि ज्वेलरी उसने ख़रीदनी है या सेविंग करनी है, तो गोल्ड की फॉर्म में वो ज्वेलरी को सेव करती हैं। और आगे बच्चों के, स्पेशली ज्वेलरी हम इसलिए बनाते हैं, हम कितना पहन सकते हैं सोना, हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के काम आए, एक सेविंग के तौर पे इस्तेमाल होती है। तीसरा गोल होता है कि यार ये ड्रेस है, ये डिज़ाइनर का बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस था, तो हम कैसे इसको कॉपी करें, हम कैसे इसको बजट फ्रेंडली बनाएं। तो ये भी कुछ खातून जो हैं हमारी, कुछ ख़वातीन जो हैं हमारी, वो इस जद्दोजहद में होती हैं कि हमने वो जो 25 या 30 हज़ार का ड्रेस था वो हमने 10,000 रुपये में बना लिया। तो व्यूअर्स, ये है कि हम इन गोल्स को जो सेट करते हैं और इन गोल्स को अचीव करने में ना बहुत टाइम गुजार देते हैं। फिर हमें एहसास होता है कि टाइम गुजर गया है, तो हम कैसे इसको अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, हम कैसे इसको आगे लेके आ सकते हैं, और हम कैसे इसको कहते हैं ना कि अपने लिए मुख्तस कर सकते हैं।
तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। मगर एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ अपने बताना कि सबका रंग, नस्ल, रेस और जीन्स डिफरेंट होते हैं। इंतखाब वो करना चाहिए जो आप पे सूट करे। चीज़ों के बारे में वो सोचना चाहिए जो आपकी बजट फ्रेंडली हो या आप इजीली अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन बना सकें। हमारे साथ सेट पे हमारे जो शेफ़ हैं और बड़े हमारे लिए कहते हैं ना कि इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हर घर का मसला होता है कि हमने सुबह उठ के क्या बनाना है। तो हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा राजा। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। हिना कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इतने दिनों बाद यहाँ पे आके इस सेट पे। इतना अच्छा खूबसूरत सेट आप लोगों ने बनाया हुआ है। मेरे साथ तो आप एक्साइटेड लग रहे हैं। आपने तो एक गो में सब कुछ कह दिया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने किचन हमारा संभाला हुआ है। और किचन जो होता है एक मेन कहते हैं टूल होता है हर घर का। तो आप बताएं कि किचन को बजट फ्रेंडली कैसे बनाते हैं, किचन को इक्विप कैसे बनाते हैं और इस लाइफस्टाइल को मेंटेन कैसे करते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है मेरे नज़र में कि आप अपना किचन जो है वो साफ़ रखें और हर चीज़ जो है फ्रेश रखें अपने किचन में। ठीक है, आज हमारे पास जितने भी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं और बहुत बजट फ्रेंडली हैं। हर बंदा अफोर्ड कर सकता है इन चीज़ों को। क्या बनाएंगे, हमें इसके बारे में बताएं, क्या बना रहे हैं आज? हम 2 डिशेस बनाएंगे और दोनों चिकन से हम लोग बना रहे हैं क्योंकि चिकन जो है वो एक बहुत इजीली अवेलेबल होता है और दूसरी वो चिकन जो है वो बहुत बजट फ्रेंडली भी होता है। तो आज हम बना रहे हैं मिनी चिकन स्लाइडर्स और डायनामाइट चिकन। ये बहुत आसान रेसिपीज़ हैं और ये बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं। आपने बच्चों को जहन में रख के बना रहे हैं क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको सबसे पहले वो भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं घर की या गाड़ी में होते हैं तो पूछते हैं कि क्या बनाए घर में। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मेरे बच्चे तो यही करते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ऐसी रेसिपीज़ हैं जो ऑफ कोर्स समर हॉलीडेज़ भी आ रही हैं अब, तो बच्चे तो घर पे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ नया हर रोज़ चाहिए होता है खाने के लिए। और बच्चों को तो आपको पता है फ्राइड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ फ्राइड कुछ हेल्दी। और बच्चों के लिए जो है ये बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं और बहुत इजी भी हैं। तो जो भी मुझे ये बताएगा कि ये दोनों रेसिपीज़ की टोटल कॉस्ट क्या होगी? ये दोनों रेसिपीज़ की जो टोटल कॉस्ट है ये अंडर 2000 रुपीज़ है और ये 4 to 5 पीपल आराम से फीड कर सकती हैं, खा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल लेवल की थोड़ा सा, वैसे तो हमारे भी प्रोग्राम में हमारे डिफरेंट गेस्ट और सेलिब्रिटीज़ आएंगे जिससे हम बात भी करेंगे और न्यूट्रिशनिस्ट भी और लाइफस्टाइल कोच भी आ रही हैं, मगर आप थोड़ा बताएं कि हम नॉर्मली कहते हैं कि फ्राइड चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। फ्राइड चीज़ें देखिए, हर चीज़ जो है वो कम मिकदार में अगर आप खाएंगी तो आपके लिए बुरा नहीं होगा। तो कभी कभी फ्राइड चीज़ें खा लेनी चाहिए, कभी कभी ग्रिल्ड चीज़ें खानी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है डाइट के लिए हमारी वो है रॉ वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट के लिए। तो इसमें भी इंक्लूडेड हैं रॉ वेजिटेबल्स भी हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स भी हैं और ग्रिल्ड चीज़ें भी हैं। तो आज आपको दिखाऊंगा मैं और बना के आपको दिखाऊंगा मैं। तो बिल्कुल आप ऐसा करें, अपना प्रेप शुरू करें। जी व्यूअर्स, मुस्तफ़ा जो हैं वो किचन में बिल्कुल अलर्ट हैं क्योंकि आप लोग भी अपने किचन में जाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें। और रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम अपने स्क्रीन पे भी चलाएंगे। तो आपका ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला और सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना कि हमने आज क्या बनाना है, क्योंकि सुबह सुबह शोर बरपा हो जाता है। हम उठते हैं तो हम कहते हैं आज क्या बनाएं, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, मियाँ साहब आ जाएंगे, रात का खाना क्या बनाएं, दोपहर का खाना क्या बनाएं, मियाँ साहब को लंच बॉक्स में क्या देना है। क्योंकि मेरे घर में तो सबसे बड़ा मसला है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो लंच साथ लेके जाते हैं, तो मुझे जो है ना खाना वो बाय 12 आई हैव टू मेक इट। और उनका लंच बॉक्स मुझे पैक करना पड़ता है क्योंकि वो खाना घर का ही खाते हैं। तो ये एक बहुत संगीन मसला हमारे घरों का है कि हमने आज क्या बनाना है। तो हमने सोचा कि हम अपने किचन को बहुत एलेबोरेट तरीके से आपके साथ शेयर करें और बताएं कि आप लोगों ने अपने किचन को कैसे इक्विप रखना है। और जो चीज़ें हम कहते हैं ना कि वो किचन पड़ी होती है फ्रिज में, हम उसको यूज़ नहीं करते और एंड में रॉटन होके इससे डस्टबिन में जाती हैं, हाउ टू यूटिलाइज देम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई वेजिटेबल्स हैं या कोई चिकन है या कोई ऐसी चीज़ें से बंस हैं हम लाते हैं और वो फ्रिज के अंदर रह के बाद वो बिल्कुल वो या तो सॉगी हो जाते हैं या बिल्कुल ड्राई होके हम फिक जाते हैं। तो उनको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो इन सब हम इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने हमारे साथ आना है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ कौन से सेलिब्रिटीज़ और आज कौन से गेस्ट हमें आज हमारे फर्स्ट शो में ज्वाइन करेंगे। और आप वैसे फेसेस हैं जिनको आप जानते हैं, ऐसे फेसेस हैं जिनको आप पहचानते हैं। तो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और हम आपको इनसे मिलवाएंगे। तो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इस शो में होंगे बहुत से सेगमेंट्स, और उन सेगमेंट्स में क्या होगा, उन सेगमेंट्स में हम बात करेंगे फैशन ट्रेंड्स की, उन सेगमेंट्स में हम बात करेंगे हेल्थ को कैसे ठीक रखना है। और सेहत है तो ज़िंदगी है, और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। और जो हमारा एक स्पेशल सेगमेंट हमने इनकॉर्पोरेट कराया है वो है लेजेंड्स एंड लाइन्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भर से जो लेजेंड्स जिन्होंने बहुत काम किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का इमेज लेके आगे गए हैं और पाकिस्तान के बेटे कहलाते हैं, बेटियां बेटे सब कहलाते हैं, तो हम उनको बुलाएंगे अपने शो में, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है सेलिब्रिटी गॉसिप्स, जिसके बगैर कहते हैं ना कि हमारी दिन ना होती है ना हमारी रात होती है। हम रोज़ सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं किसने क्या कपड़े पहने, किसने क्या बात की, किसने क्या टॉन्ट मारा है, किसने क्या गुस्से में क्या कह दिया, और आपस में क्या रंजिश, क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। मगर अभी जो हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारे गेस्ट्स ने, उनमें मैं बात करूँगी सबसे पहले, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, न्यूट्रिशनिस्ट की बात करें और एक कोच की बात करें, मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें, तो कहते हैं ना कि उनसे बेहतर हमें कोई नज़र नहीं आता। तो मैं इनवाइट करूँगी फरजीन मलिक साहिबा को। अस्सलामुअलैकुम। मैंने इधर बैठना है कि मैं इधर आ जाऊँ आपके पास? आप मेरे पास आ जाए पहले। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद। इतना अच्छा प्रोग्राम है ना, लव द सेट एंड द शेफ इज सो यू नो ही इज लाइक विद द प्रोग्राम। और जो इन्होंने सबसे स्टार्ट में मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो इन्होंने जब वो बात की ना कि वो मैं बना रहा हूँ ग्रिल्ड चीजें और साथ में मैं वेजिटेबल्स बना रहा हूँ, तो मेरा तो दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो गया। आप चाहती हैं कि बच्चे मैं चाहती हूँ कि वेजिटेबल्स खाया जाए। हाँ। हम सब के बारे में बात करेंगे और हमसे बहुत कुछ पूछेंगे, सीखेंगे। हाँ। और जो मेरी जो प्यारी प्यारी जो खवातीन देख रही हैं, हाँ। उनके लिए तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिकॉज दे वांट टू बी फिट एंड यू नो स्मार्ट फॉर एवर। तो उसके साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो कहते हैं ना कि अपने में एक बेमिसाल हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की पहचान है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। ही हेल्स फ्रॉम मीरपुर, ही हैज़ डन ट्रेमेंडस वर्क, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाते हैं, ग्रेजुएट हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर हैं, ग्रुप शोज करते हैं। और अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के वो हकदार उनको मिला, लास्ट ईयर मिला, और बिल्कुल मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं कहती हूँ कि सबसे पहले वही हकदार है। मैं उनकी स्टूडेंट रही हुई हूँ, उनकी एकेडमी में मैंने पढ़ा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका एक रोल है मुझे ग्रूम करने में, मुझे पॉलिश करने में। इसके अलावा प्रोविंशियल बेस्ट पेंटर अवार्ड और नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के भी मालिक है। तो मैं इनवाइट करूंगी RM नईम साहब को। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम गुड टू सी यू हिना। इट वाज रिवीलिंग दैट आई वाज योर स्टूडेंट। मैं से शोहरत कहूँ ये रुसवाई। नहीं सर, आई एम सो आप प्राउड ऑफ यू जी। जब आपका काम देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि चले कुछ हमारे लगाए हुए पौधे भी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं सर, आपको इन्होंने पौधा कहा है बाय द वे? सिमिलर फर्टिलिटी है ना, हर वाला सिमिलर फर्टिलिटी है। छोटा सा पौधा आपका दरख्त बन चुका है। नहीं सर, दरख्त आप हैं, हम छोटे छोटे पौधे हैं। सो इट्स नाइस टू बी यू नो टू सी यू। और इतना कुछ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, इतना काम और इतना नाम। अब तो आप माशाल्लाह मॉडलिंग भी कर रहे हैं। बस कोई भी काम मिलना चाहिए, मैं सारे कर लेता हूँ जो भी मिल जाए। क्योंकि आई सॉ रिसेंटली अ शूट ऑफ योर्स, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो हाउ डू गाना वो जो एक जलवा है, चलवा, वो आप पे तो नहीं फिल्म बंद हुआ? नहीं, आप पे वो होगा, मेरे से नहीं। वो आप में मेरे से क्वालिटी हो क्या, ज्यादा आप पे रिफ्लेक्ट कर गया होगा। फरजीन, आप भी बहुत कुछ कर रही हैं। आपको मैं कहीं ना कहीं मिलती हूँ, नजर आती हूँ, आप मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही होती हैं। अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ मोटिवेशन थिंग्स। थैंक यू। इनफैक्ट हम लोगों ने इतने प्रोग्राम्स भी तो इकट्ठे किए हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल करें। तो आप दोनों से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आजकल की जो जनरेशन है, हाँ, उसको अपने आप को मनवाने के लिए, पॉलिश करने के लिए किस टूल की ज़रूरत है? पहले बहुत मेहनत की जाती थी, अब क्या टूल है? मेरे से पूछा पहले आप। बिल्कुल। आई थिंक इस एक चीज जो है ना, इनिशिएटिव दिमाग का, वो तो वही है जिसको हम बोलते हैं विल पावर। वो चल रही है। हाउएवर डायरेक्शंस थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अभी मैं और नईम साहब यही बात कर रहे थे कि एक ज़माना था डॉक्टर, आर्टिस्ट, वकील। अब देयर इज अ डिफरेंट डायरेक्शन। नाउ पीपल आर मोर ऑन टू सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पे वो पॉजिटिविटी बिखेर रहे हैं, आई थिंक वहाँ पे दे आर डूइंग वेरी वेल। दे आर डूइंग वेरी वेल इन IT।
IT इज द न्यू थिंग। अब आपको पता है AI जो है, AI का बिल्कुल। दौर, हर ऐप के ऊपर AI आ गई। सो द वे दे आर ओरिएंटिंग देमसेल्व्स, माशाल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर न्यू जनरेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मेरा ख्याल है कि आजकल फैसिलिटी जो इतनी ज़्यादा मिल गई है कि अब वो दौर नहीं रहा कि हमें कोई ढूंढेगा, अब अपने आप को खुद दिखाना पड़ता है। तो सारे प्लेटफॉर्म्स आपके अपने हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि उस टूल को आप जो सोशल मीडिया, जिस तरह फरजीन भी बात करी, कि उसे यूज़ किस तरह करना है, और उसी से आप मेक इट और ब्रेक इट वाली बात है कि अगर उस टूल को आप इस्तेलाह के लिए, इसलाह के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोगों का, तो आजकल आपको पता है कि हमारे यहाँ उल्टा भी है कि ओवरनाइट भी आप स्टार बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक वो किसी हद तक डेंजरस भी है कि हम जब थे तो हम फॉलो करते थे कि जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी लगाई है और उसकी बात सुनते थे, शॉर्टकट्स नहीं थे। हाँ, हम उनको फॉलो करते थे। अब वो जो हीरोज़ हैं वो उनको फॉलो करते हैं जो ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं, वो उनकी रील्स बना के। तो आई थिंक ये दोनों एंड ठीक है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास ऑडियंस आ गई है ओवरनाइट, अब आपका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अब आप क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल है अब आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें और आपको ज़्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। True that. Responsibility is the big issue now. अच्छा, आर्ट्स जो है, फ़नून लतीफ़ा इज़ अ बिग 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 सब्जेक्ट, और पाकिस्तान में विद द पैसेज ऑफ टाइम ऊपर जाने के बजाय, मुझे लगता है, दैट्स माय ओपिनियन, मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि ये नीचे की तरफ गया है, क्योंकि कोई अथॉरिटी, कोई इस तरह सब्जेक्टिव चीज़ें नहीं सामने आई हमारी। ऑल्दो वी हैव यूनिवर्सिटीज़, वी हैव स्कूल्स जहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, काम होता है। सर, आप इस पर क्या रोशनी डालेंगे? मेरे ख्याल है दो तरह की चीज़ें हैं कि जो क्राफ्ट ओरिएंटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ इन्वेंट करता हूँ और मुझे इसको बनाने वाला नहीं मिलेगा, तो ये मेरी इन्वेंशन मेरे पास ही रह जाएगी। तो इसी तरह क्रिएटिव लोग जो हैं वो अकेले कितना कर लेंगे। तो हमारे यहाँ स्टेट की पॉलिसीज़ के अंदर होना चाहिए, हमने आर्ट से अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अब इस मुल्क का जो भी इमेज है वो आर्ट से रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। तो व्यूअर्स, यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंड्स आज हमारे सेट पे हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम आपको बता रहे थे कि हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंड्स जो हैं ज्वाइन किया है, जिनमें आरिम नईम साहब हैं और फरजीन मलिक साहिबा हैं। तो हम आज सर एक टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो हम काफ़ी अरसे से नहीं जिस पर बात करना चाह रहे, जो हमारे लिए एक टैबू बन चुका है। टैबू इसलिए कि ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन सोशल मीडिया, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे सोशल मीडिया पे, मगर ऐसे भी पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से आपको मकबूलियत हासिल होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी रसाई बहुत दूर तक हो, उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले अगर मैं कोई एक चीज़ खेल रहा हूँ फिजिकली, तो मैं एक या दो लोगों के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया के साथ भी वो गेम खेल सकता हूँ एट द सेम टाइम। तो इम्पॉर्टेंट ये कि बड़े होने के नाते कि आप थोड़ा सा यंग लोगों की एज के साथ उनसे भी कुछ सीखने की कोशिश है हम सबको। तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया इस वक्त अगर आप घर बैठ के जितना कमाना चाहें तो इस फ़ोन से आप कमा सकते हैं। अब वो फिज़िकल लेबर, सारी इन्वेंशन ने किया क्या है कि इंसान को बताया कि तुम गधे पैदा नहीं हुए, तुम्हें ख़ास तरह की फ़िज़िकल लेबर करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करें। तो ये किसी एक की इन्वेंशन है, लेकिन उसको हम जिस तरह इस्तेमाल करें उससे कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है। आज बिलियंस के गेम्स का बिजनेस है इसके ऊपर। तो आई थिंक अगर आपके बच्चे कर रहे हैं तो उनको सिर्फ चेक कर लें कर रहे हैं, दैट्स इट। उनको मना करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टाइम पे तो हम टीवी देखते थे तो पेरेंट्स कहते थे कि जी आप ख़राब हो जाओगे टीवी देख। बट आपको पता है जैसे बच्चों के ऊपर बड़ा बुरा असर भी पड़ा है, बच्चों ने चाइल्ड मैरिजेस भी की हैं इस गेम्स के थ्रू, और भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि माशरे में बहुत कहते हैं ना कि बदगुमानी का सामना करना पड़ा है। तो हाउ टू कंट्रोल देम? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर किताब पढ़ रहे हैं, लेट से मेरे गाँव में एक पहली फैमिली जो पढ़ी लिखी जो थी, अब उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, वो बच्चे पढ़े लिखे थे, तो वो कहते थे सारा दिन पढ़ता रहता है। अब उनको पता ही नहीं बच्चा पढ़ क्या रहा है, वो ख़राब होने के लिए पढ़ रहा है या सही होने के लिए पढ़ रहा है। तो इसी तरह जो आप देख रहे हैं, जो कंटेंट आप देख रहे हैं, वो क्या है, वो आप बड़े अगर आप हैं तो आपका विजन होना चाहिए, और आप अगर अपने बच्चों के साथ नहीं हैं तो फिर वो ख़राब होगा।
मेरा बिलीव है कि आप पेरेंट्स को, जैसे आपको नेशन की एग्जांपल ले लेंगे, नेशन के जो लोग अच्छे हैं, बड़े हैं, अगर वो नेशन को टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा? वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसमें से एक दो ही निकलेंगे ना, लेकिन हम सारे के सारे जितने ज़िम्मेदार लोग हैं अगर अपनी सर्विसेज दें तो डेफिनेटली वो रेशो बढ़ता जाएगा। तो मुझे लग रहा है इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी इन्वेंशन इंसान की हेल्प के लिए बनी है। बस सिर्फ वो ये कि आपने इस्तेमाल किस तरह पेरेंट्स करना जो है। इतने इक्विप्ड नहीं है, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं? क्योंकि जो केसेस हुए हैं वो बिल्कुल मीडियोकर बैकग्राउंड्स के साथ हुए हैं, यू नो, वो कोई बहुत नीश के साथ नहीं हुए। दे वर वेरी मिडिल क्लास पीपल हु जस्ट हैड टू, यू नो, देयर पेरेंट्स, बच्चों ने शादी कर ली और पता भी नहीं लगा, यू नो, इट वाज वायरल ऑल ओवर, बहुत हर जगह पे हर जगह वायरल था। वो क्या करें? लेकिन वो देखें, एक पुरानी एग्जाम्पल है ना कि छुरी गले काटने के लिए नहीं बनी थी, उसका इस्तेमाल समझना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल सिखाना पड़ेगा लोगों को। तो वो आपके बच्चों को अपने एजुकेट करना है, क्योंकि बेसिक जो 8-9 साल की उम्र तक तो जिम्मेदारी आप ही की है ना। और जितना टाइम वो घर में गुजार रहे हैं तो आप भी तो जिम्मेदार हैं उसके। तो आई थिंक वो अकेले को नुकसान नहीं होगा, दोनों होगा। तो मुझे लगता है बार बार कि हम सबको मिल के, और एक फैमिली का मतलब भी होता है एक दूसरे से ताल्लुक। जब वो डिस्कनेक्ट होगा तो फिर आप उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको। फरजीन साहिबा, फरजीन मुझे ये बताएं कि इतनी ज़्यादा ऐप्स आ चुकी हैं फेस को ब्यूटिफाई करने के लिए, you know, you have a lot of filters to make yourself very slim and smart, but अक्सर ख़वातीन जो मेकअप नहीं करती कहती हैं चलो यार फ़िल्टर लगा लो, बेहतर हो जाएगा, फ़िल्टर लगा लो। तो ये जो हमारे अंदर माइंडसेट बन चुका हुआ है, फ़िल्टर लगा लो and you know make ourselves beautiful, what do you comment? I think making yourself beautiful in any way is not bad. Beauty जो है वो इंसान की weakness होती है, and I think if you do that, there's nothing bad about it. लेकिन आप जो पहले बात कर रही थी ना, उसके ऊपर अगर हम बात करें ना, तो आपने अभी बात की कि बहुत सारे इस तरह के वायरल केसेस हुए जहाँ पे काफ़ी डैमेजेस हुए हैं सोशल मीडिया के। आई फील के पिछले कोई 300 साल 400 साल एक सुकून का दौर था, लेकिन अब के जो 20 साल आए वो एक झक्कड़ की तरह आए हैं, जहाँ से VCR से शुरू हुआ और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप टू LD टू CD टू फ्लान टू ढमकान टू ये तो iPod तो ये वो करते करते अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? AI तक। AI तक, एग्जैक्टली। yeah. और इलॉन मस्क ने खुद कहा है कि हाँ, AI एक ऐसी चीज़ है जिससे अब खतरा भी हो सकता है। हमने मूवीज़ देखी हैं, कई ऐसी मूवीज़ हैं जो लोग कहते हैं कि जी प्रिडिक्टिव ऑफ फ्यूचर हैं। हमने कई मूवीज़ इसमें देखे जैसे AI हैज़ गॉन रोग अगेंस्ट ह्यूमंस। तो AI इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल वेपन और अ टूल वी कैन से, एंड यू कैन थिंक दैट सोशल मीडिया जो है वो एक थंडर स्टॉर्म की तरह आ गया। उसमें डैमेजेस भी होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स भी होंगी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट जनरेशन विच इज गोइंग थ्रू द एम्बुश ऑफ सोशल मीडिया ऑन वन साइड। हाँ, समझ नहीं आ रही ना कि इसको कैसे लेके चलना है, क्या करना है। Exactly, जैसे कोविड था, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफरेंट चीजें। जैसे कोविड था, उसके ऊपर अभी तक हम डॉक्टर्स के पास कोई किताब नहीं आई जिसके अंदर से लोग हमसे पूछते हैं, कहते भाई इसके ऊपर कोई किताब नहीं जिसपे हम पढ़ के बताएं कि आगे क्या होना है। इसी तरह वी हैव नो मैनुअल, वी हैव नो डिसिप्लिन, इसकी कोई चीज ही नहीं है, कोई सीडी नहीं बनी हुई जो हम डाल के देख लें भाई सोशल मीडिया का कैसे करना है। अच्छा, उसके लिए यू हैव टू बिकम योर ओन सोल्जर्स। अगर आप चाहते हो, हर चीज़ जो है वो स्टेट की उस पर नहीं होती या दुनिया के रखवालों के ऊपर नहीं होती, वो आपके इंडिविजुअलाइज्ड कुछ अप्रोचेस होती हैं जो कि करनी चाहिए। मसलन वो लोग जिनको, जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ मिडिल क्लास घराने भी हैं, कुछ दूसरे घराने भी हैं जिनके माँ बाप इतने एस्ट्यूट नहीं हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उनके बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक कि हर लेवल के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा ट्यूटोरियल होना चाहिए जिसके ऊपर कम से कम गाइडेंस फॉर पेरेंट्स होनी चाहिए कि वो बच्चों को छोटे होते समझा सके। टीनेजर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, प्लीज। टीनेज आप, मैं, ये हम सब गुजरे एक बहुत उस तरह का दौर होता है जब बंदा समझता है कि मैं तो इनक्रेडिबल लाल्क बन गया हूँ, तो वो वाकई उस वक्त बड़े मजे के हार्मोन्स होते हैं। बट फ्रॉम चाइल्डहुड द न्यू जनरेशन दैट्स कमिंग, जिसमें माएँ अपने बच्चों को, मैं रेस्टोरेंट्स जाती हूँ तो उन्होंने अपने बच्चों को अपना फोन दिया होता है और बच्चे टी टून लगे होते हैं, इतने छोटे से बच्चे यार। मैं हैरान रह जाती हूँ, बच्चा पैदा होता है सबसे पहले YouTube को क्लिक करता है। हाँ, तो ऐसे ही है। दिस हेलो जड़ से देखना शुरू कीजिए। आप जिस चीज की बात कर रही हो, आप कर रही हो 18 साल के बच्चे की, मैं बात कर रही हूँ कि अब जो नई आ रही है उसको थोड़ा सा माइंड करो। मेल ओरिएंटेशन की बात करें, दे आर नाउ इनटू अ लॉट ऑफ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल नाउ।
if they see you as a role model, how did you, you know, develop it and how did you, you know, confine in yourself? यार हिना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू वर्क मोर. ठीक है, टू वर्क मोर यू हैव टू बी वेरी हेल्दी. और उसके लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में बोलता हूँ, जो फरजीन बात कर रही है, फॉर मी दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप खा क्या रहे हैं, आप क्या अपने खाते साथ हैं? क्या कर रहे हैं. लोग देखना जी। चाह रहे हैं आप क्या खाते हैं, हमेशा से ऐसे हैं. नहीं, क्या मैं खाते हैं बताएं, क्या खाते हैं दही बताएं, क्या आप खाते हैं आप? नाश्ता क्या करते हैं, लंच क्या करते हैं? मेरा जी बड़ा सिंपल प्रोटीन, ठीक है, उस Okay. पर मैं ज़्यादा होता हूँ और मैं बदपरहेज़ी भी करता हूँ. लेकिन जब मुझे पता है कि मैंने ये खाया है तो उसको मैंने बर्न भी करना है उन कैलोरीज को. तो सिंपली आप कितने इनटेक है कैलोरीज का और उसको बर्न किस किस तरह से कर रहे हैं. अगर उसको हेल्दी तरीके से करेंगे और अर्ली उसमें कर लेंगे, शाम को करने के बजाय अगर शुरू में करेंगे तो आपका दिन ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है. ओके. आप रात को अगर सोने से पहले 1.5 घंटा वॉक कर रहे हैं तो हो सकता है वो नींद ही शायद सही पता नहीं आए ना आए, लेकिन हाँ, मेरा उल्टा active हो है. जाए. मुझे लगता है जो खुदा ने जब सूरज निकाला ना, तो सूरज ज़िंदगी की अलामत है, उसके साथ आप चले. जब सूरज सोता है तो आप भी सोए, जब सूरज नहीं जागता है आप भी गर्मी और जागें. लोड शेडिंग की भी अलामत है, आपको पता नहीं इस बात की? कितने खुश हो रहे हैं सुबह आप, बड़ी उस चीज की अलामत है. नहीं, हम तो आज सारी रात सो नहीं सके, हाँ, लाइट ही नहीं थी नहीं हमारे यहाँ. हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हम ऐसे तो ही है. Power इस मुल्क में breakdown. और भी बड़े मसाइल हैं ना, हाँ, उस बिल्कुल. पावर के बजाय जो दूसरे पावर हैं उनके बड़े. इस मुल्क में मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या शेर है एक, क्या है, जमाने में है और भी गम मोहब्बत के सिवा. और तो भी ये गम गम जो जमाने है, में. ट्रांसफार्मर का फट जाना, जनरेटर का ना चलना, पेट्रोल की महंगाई, ये सारी इस चल रही है. कौम हमारी natural को calamities है. आधे से ज़्यादा इसी तरह के मसलों ने मारा हुआ है. Right. जिस दिन इससे जान छूटेगी उस दिन हम तरक्की करना शुरू करेंगे. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल और वो ऐसा ही कभी आपकी जान पता नहीं, अल्लाह करे जल्दी छूट जाए. इंशाल्लाह छूट जाए, इंशाल्लाह. लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं ना जो कि जिनके लिए बहुत आसानी है बाहर जाके काम करने के लिए, दे आर लिविंग इन पाकिस्तान बिकॉज़ दे देखिए, वांट टू आई एम आल्सो वन सर्व ऑफ इन दोस. पाकिस्तान. आई एम आल्सो वन ऑफ दोस. अगर Yes. आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मैं सिर्फ पैसे या शोहरत कमाने के लिए बाहर चला जाऊं, सारे अच्छे डॉक्टर भी चले जाएं, Brain सारे drain हो अच्छे जाए. सोचने वाले भी चले जाएं, तो क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के करते धरते कह रहे हैं अच्छा लोग बाहर चले गए तो क्या हो गया. आप किन लोगों को भेज रहे हैं? पिछले 3-4 साल के अंदर जो यहाँ से लोग माइग्रेट किए हैं, कभी अंदाजा तो लगाएं कौन लोग गए. आपका मुल्क उनकी वजह से कितना पीछे हो गया दोबारा. बिल्कुल ऐसा ही तो है. हमें अपने टैलेंट को, अपने सोचने वाले लोगों को संभालना आना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जो लोग इस मुल्क के लिए सोचते हैं, बड़ी हैवी प्राइस पे कर रहे हैं. अच्छा, लेकिन बहरहाल मुझे पाकिस्तान से बहुत शदीद मोहब्बत है. इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं, वरना और क्या वजह और है? मुझे तो वाकई मैं मतलब आई एम अ ट्रू पेट्रियट, और मैं बस मुझे लगता है कि जो कुछ अल्लाह मियाँ ने जो दिया है वो मुझे पाकिस्तान की वजह से दिया है. नाम है, शोहरत है, और इसलिए तो हमने आपको लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान में यू नो इनवाइट किया. यू आर गाइस आर द लायंस ऑफ पाकिस्तान. जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, ब्रेन ड्रेन हो चुका है, उनके लिए यू गाइस आर रोल मॉडल, यू नो, सिटिंग इन दिस एनवायरनमेंट एंड यू नो सर्विंग इन द कंट्री. बड़ा मुश्किल था जब हमने पास किया, तो उस वक्त सारे लोग बाहर जा रहे थे. ठीक है, आई वाज टॉपर, सब कुछ था, तो मेरे पास भी चॉइस थी. कुछ लोग होते हैं जिनके पास चॉइस होती है, कुछ के पास नहीं होती, तो मेरे पास थी. बट मैंने चूज़ ये किया कि लोग जा रहे थे आसमान की तरफ, मैंने कहा नहीं, मैंने ग्राउंड की तरफ जाना है. मुझे उन 80% लोगों की तरफ जाना है जिन्हें मेरी ज़रूरत है. मुझे पता था कि वहाँ जाऊँगा तो 100 रुपये मिलेंगे, यहाँ जाऊँगा तो हो सकता है 100 जेब से खर्च हो जाए. बिल्कुल ठीक है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं. अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम भी उनमें खड़े हो जाएं शिकायत करने वालों में. तो एटलीस्ट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपने लोगों के लिए कुछ किया नहीं. आई थिंक वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. खुदा करेगा और भी. guys have done a great job. तो viewers, Thank ये you. हमारे साथ लाइंस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, हमारे बड़े काबिल लोग जिनको हम चाहते हैं कि हम अपनी स्क्रीन्स पे लेकर आए. आप लोगों के लिए यू नो एक छोटा सा मैसेज ये है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें. पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और हम लोग जो काम करते हैं इस मुल्क के लिए, नाम कमाते हैं, तो हमारा एक हक है हम इस मुल्क के अंदर बैठ के सर्व करें. तो ये तो थे हमारे से आज गेस्ट. तो थैंक यू सो मच फरजीन साहिबा, Thank थैंक यू सो you. मच आरमनीम My साहब. pleasure जी. It was pleasure to meet you guys after so long. डिटो. व्यूअर्स, यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक. आप लोगों ने हमारे साथ रहना है. इसके बाद हमको मजीद मिलाएंगे. हमारे पास आज कौन से सेलिब्रिटी गेस्ट और हैं. स्टे ट्यून्ड विद अस. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक व्यूअर्स. अब हमारे मेन सेलिब्रिटी गेस्ट कौन हैं, हम चाहते हैं हम आपको उनके बारे में बताएं. वो इस वक्त सेट पे मौजूद है, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ, और वो कैसे कराऊँ, क्योंकि वो पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है. पॉप सिंगर हैं, सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और पॉलिटिशियन भी रहे हुए हैं, और कभी कभी कहते हैं ना
कंट्रोवर्सी का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी का शिकार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी पूछेंगे। मगर मैं चाहती हूँ कि मैं उनको बुलाऊं और बताऊं कि हमारे साथ मौजूद है इब्रारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इट्स बीन प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और आज पाकिस्तान हमारा पहला शो है और हम चाहते थे कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान की पहचान जो कि कहते हैं ना कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और लोग देखना चाहते हैं आपको, लोग सुनना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपका बड़ा प्यारा सा सेट है और बड़ी आर्टिस्टिकली डिज़ाइंड चीज़ें हैं, छोटी छोटी और बड़ी। मैं देख रहा था वहाँ से कि बड़ी माइन्यूट डिटेल्स के साथ जो है चीज़ें प्लान की गई हैं। और नई जो सारे चैनल को देख रहे हैं मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो जब भी वो मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके शो का हिस्सा ज़रूर बनता हूँ। बिल्कुल, मुबारक हो आपको, और बस अच्छे अच्छे पैगामात दें लोगों को, एंटरटेन भी करें, खुश भी करें। और मेरा ख्याल है खाना शाने तो बन ही रहे हैं आप। हम सब पूछते हैं कि आप शौक से क्या खाते हैं, क्या करते हैं। हम चाहते हैं ख़ासतौर पे व्यूअर्स तो आपको देखने के लिए कहते हैं बेताब बैठे हुए हैं, क्योंकि अक्सर अब सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी का शिकार होते भी रहे हैं और आजकल भी हैं। और अभी मैं सुबह ही मैंने देखा, न्यूज़ देखी, तो मैंने कहा ये तो एक तरह से और गूज़बम आया कि एक स्टेटमेंट बड़े मज़ेदार किस्म की आई हुई थी। खैर वाली थी ना? खैर वाली है। कुछ भरोसा नहीं है आजकल सोशल मीडिया का। बाय गॉड, ऐसी एक चीज़ निकालेंगे आपकी पूरी जो पॉडकास्ट होती है उसमें से, और उसको फिर एक नए कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो लोगों के सामने आ जाएगी और फिर लोग बगैर जाने उसके ऊपर डिबेट करना शुरू कर देंगे। कंट्रोवर्सी आपके पीछे आती है कि आप कंट्रोवर्सी के पीछे जाते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सीज ही सबको फॉलो कर रही होती हैं। और कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अब उठा लेते हैं कोई भी चीज़, तो वो और फिर वो आधी उठाते हैं। जिस तरह आधी चीज़ तो आप अगर कुरान से भी उठाएंगे तो उसमें जैसे ना नमाज के करीब मत जाओ, अगर यहाँ फुल स्टॉप कर दें और जो जुमला पूरा नहीं होता कि जब कि तुम नशे की हालत में हो, तो अगर वो जुमला पूरा हो गया तो उसका मतलब है जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो अगर हम यहीं से उठा लें कि नमाज के करीब मत जाओ और फुल स्टॉप कर दें, तो कहेंगे जी कि देखिए नमाज के करीब जाने से रोक रहे हैं। तो आधा सच या आधा जुमला जो है वो भी ख़तरनाक होता है। तो हमारा मीडिया तो ऐसे ही करता है। अच्छा, वो मिशी खान की जो स्टेटमेंट आई हुई थी और आपने बड़ा मज़ेदार किस्म का जवाब दिया, स्टेटमेंट भी बड़ी मज़ेदार थी कि आपको पड़ोसी मुल्क से ऑफ़र हुई, आपने बताया जी मुझे ऑफ़र है, और उसमें कटरीना कैफ बड़ी पुरानी बात जो है वो 15 साल पुरानी बात उन्होंने, किसी ने मतलब बातों में, बिकॉज पॉडकास्ट में आपने बातें करनी होती हैं इधर उधर की, आपसे सवाल अच्छा मूवी की कभी ऑफ़र आई तो उसके में मैंने बता दिया बगैर सोचे समझे कि इसको इतना बड़ा वो बन जाएगा। मुझे एक बात बताएं, आपको बाकी नाम नहीं पता था मिशी खान का? आपने कहा मिशी मुशी, के आपको वैसे नहीं पता था कि आप उनको पहचानते नहीं थे? पता था। अच्छा, पता था। हाँ। अच्छा, वैसी आपने कहा? गुस्से से किया था। अच्छा, गुस्से से किया था? नहीं ना, ठीक है, गुस्सा था आपको। लेकिन मैं कम से कम ऑनेस्ट तो हूँ ना, मैंने सच बोला। दैट्स वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। सही है, लेकिन आपने उसे करने की क्या जरूरत? आपने बहुत अच्छे तरीके से, आई वाज वाचिंग इट आउट, जवाब दिया आपने, बड़े उसमें कहते हैं रिस्पेक्टफुली उनको जवाब दिया। मैंने दिल से जो बाकी बातें की थी ना, वो यही की थी दिल से कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आर्टिस्ट और आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करनी, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट। फिर हम अपने किसी मुल्क के आर्टिस्ट के बारे में जब ऐसी बात करते हैं तो दैट शोज़ कि हम अपना आप भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना। और बात भी मेरी सच्ची थी, मेरे उसको झूठ बोलने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। और फिर आप बगैर एक शख्स को जाने, और या फिर अगर आपको पता है तो सिर्फ आप व्यूज़ के लिए इस तरह कर रहे हैं। पर मैं इस टॉपिक की डिटेल में नहीं जाना चाहता कि खामखा इससे कोई और बात निकलेगी मेरे लिए। मुझे बताएं कि आप कहाँ गायब थे इतने अरसे से और क्या कर रहे थे, क्योंकि हम वेडिंग्स में आपके गाने बहुत मिस कर रहे थे। वो जो भंगड़ा, वो जो चस्का होता था ना कि इब्रार साहब का गाना आएगा, और क्योंकि डांस आप ही के गाने पे होता है नॉर्मली, पंजाबी डांस, पंजाबी घरों में जो महफिलें होती हैं, जो मेहंदी की जो रस्म होती है, उसमें गाना लगता है इब्रार साहब का और हम डांस करते हैं। वो हम क्यों मिस कर रहे हैं? मैं तो खैर शादियों में गाता नहीं था ना, अब गाता हूँ, लेकिन गाने शाने मुझे खुद भी सुनने को मिल जाते हैं मुख्तलिफ शादियों में। और क्योंकि वो ज़रा डांसेबल सॉन्ग्स होते हैं और शादी का मौका ऐसा होता है कि वो चलते रहते हैं,
लेकिन मैं चूँकि पिछले 10-12 साल से पॉलिटिक्स में था तो म्यूज़िक से ज़रा हट गया था। तो उस पर क्योंकि आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपका टाइम ज़्यादा उधर जाता है, दिन रात, कभी जलसे में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी इलेक्शंस आ गए, तो इस वजह से मैं म्यूज़िक से थोड़ा सा दूर था। और फिर सोशल वर्क से भी मतलब जाता था, कर रहा था, लेकिन कम। अब चूँकि टाइम ज़्यादा होता है तो थोड़ा म्यूज़िक की तरफ भी आ रहा हूँ और हॉस्पिटल को भी देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, फंड रेजिंग, आना जाना, तो वो थोड़ा सा इन्हांस हुआ है उस साइड पे। तो होपफुली आपको कुछ म्यूज़िक भी नज़र आएगा। आप में मुझे एक फेमिनिस्ट बहुत टच नज़र आता है, क्योंकि आपके हर गाने में ख़वातीन के नाम बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होते हैं। जैसे आप मैं वैसे बात डर करें, गया था, मैंने कहा विद रानो, बियर्ड एंड मुस्टैच मेरे में फेमिनिस्ट टच कहाँ से आ गया? नहीं, आप में फेमिनिज्म, आपके नेचर में फेमिनिज्म आता है। रानो, बिल्लो, पंजाबन, मजाजन और एक फरजाना, नहीं फौजिया, नहीं कोई फौजिया। अच्छा कुछ था, परवीन, हाँ, परवीन। तो ये सारी जो डाल दें आप, जो भी नाम डालना है मेरे पे डालती रहें, फरजाना भी, फौजिया, 2-3 और भी आप कह देंगे। वैसे नॉर्मली सुने जाते हैं ना ये नाम। तो इसमें सुमो मोटो भी हुआ था। हाँ, सुमो मोटो बिल्लो पे तो हुआ था, सुमो परवीन पे हुआ था। परवीन पे सुमो मोटो हुआ था। तो हालांकि कौन रखता है आजकल परवीन नाम, मुझे बताएं ना। तो देखिए, पुराने नाम पुराने- ऑब्सोलीट हो गए, अब तो कोई भी नहीं रखता ये नाम। लेकिन जो भी सुन रहा होगा परवीन, वो यही समझ रहा होगा ना, शायद आपने उनको करवाया, उनकी तरफ टारगेट किया है, क्या किया? नाम उनका लिया है गाने में। क्या कैसा लगता होगा? वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि ये कैसा क्या होता होगा। आप परवीन बन के सुने, सोचे ना ज़रा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसा लगेगा। भाई गाना गाना होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार मेरा हो फरजाना, भूल ना जाना, ये किसी और ने गाया था। मर जाएगी तेरी आशी, और पता नहीं कौन कौन से गाने नामों पे बने हुए हैं। हर ड्रामे में नाम होते हैं, कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, इतने बुरे बुरे कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो क्या मतलब नाम बदनाम हो जाता है उससे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि लोग बाज़ ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को उठा लेते हैं। और कभी ऐसा हुआ जो कि आप आपको कर चेंज करना पड़ जाए कोई चीज़? हाँ, मतलब पंजाबन को मैंने मजाजन कर दिया था, परवीन को परमीन, मैंने शुरू में ही परमीन रखा हुआ था, लेकिन एक दफ़ा गलती से परवीन निकल गया था। अच्छा, हाँ, वो पहले तो परवीन ही था ना, तो मैंने वो जगह जगह परमीन कर दिया था, तो गलती से एक जगह रह गई, परवीन रह गई। वो परवीन ही चला गया वहाँ पे। तो वहाँ से उन्होंने पकड़ लिया। हालांकि यार ये कोई बात है वैसे, मतलब कोई भी चीज़ हो, मेरी जो है वो कंट्रोवर्सी में आ जाती है। हाँ, मतलब ये तो कोई बात ना हुई, नाम है या पंजाबन, बिल्लो भी। हालांकि बिल्लो I think मैंने बिल्लो से बताया भी start था हुआ कि डोली विच पा के तेनू कर लेके आवांगा मैं, नाले 400-500 गवाह भी लेके जावांगा मैं। हमेशा कहता हूँ मैं कि शरीयत में तो सिर्फ 2 गवाह चाहिए, मैं तो 400-500 लेके जा रहा हूँ। तो फिर का क्या तुक बनता था उसको कंट्रोवर्शियल करने का। ये भी है। थैंक यू सो मच। इब्रार हक साहब हमारे साथ थे और इन्हें की जाना पड़ा है, तो दिल नहीं चाह रहा, मगर मज़ीद हमारे पास कौन से सेलिब्रिटी हमें ज्वाइन करेंगे हम आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा पहला शो है और पहले शो के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो हमने भी रिवील नहीं किए। हम चाहते थे उनको आराम से बुलाएं, उनसे गपशप करें, बातचीत करें और पूछें और उनका एक प्रॉपर प्रोफाइल इंटरव्यू करें। तो व्यूअर्स, आपने देखा तो होगा और सुना भी होगा कि जो म्यूज़िक होता है ना, वो एक कहते हैं एक सोल प्रूफ होता है। म्यूज़िक से हमारा बड़ा एक डीप कनेक्शन होता है और हम चाहते हैं जब हम अपना फ्री टाइम में हो तो म्यूज़िक सुने, अपने आप को मेस्मराइज़ करें, अपने आप को कहते हैं ना कि सेंसिटिविटी को ख़त्म करता है, डिप्रेशन को ख़त्म करता है। तो हमने सोचा कि अपने व्यूअर्स से क्यों ना आज ऐसी कोई सेलिब्रिटी से मिलवाएं। तो पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत बड़े लेजेंड, बहुत बड़े फ़नकार, बहुत बड़े आर्टिस्ट दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन रखते हैं और शाम 84 के घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर बात करें तो आपको याद होगा कि नज़ाकत अली ख़ान साहब के बेटे हैं और सलामत अली ख़ान साहब के भतीजे हैं वो। तो वन एंड ओनली आई वांट टू इनवाइट, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें करेंगे, मगर आई शुड इनवाइट हिम फर्स्ट। मैं इनवाइट करती हूँ रफ़ाकत अली ख़ान साहब को।
आप खैरियत कैसे से हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर. इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी. जैसे ऑनर की बात ही नहीं है, इतने बड़े लेजेंड आज हमारे साथ हैं और पता है लोग हमेशा सुनते हैं और आपके तो गाने कहते हैं ना कि रस घुलते हैं कानों में. बहुत तो शुक्रिया. मगर उन्होंने एज अ प्रोफाइल आपको नहीं देखा कि आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया. हमने सोचा कि हम आप आज बड़ी क्रिस्प बातें करें आपसे. प्लीज़ जो भी आप पूछेंगे मैं कोशिश करूँगा उसका सच्चा और प्रॉपर जवाब दूँ. ये ठीक है. अच्छा, सच्चा और प्रॉपर जवाब तो आप देंगे, मगर मुझे एक बात समझ ही नहीं आई हाँ जी. कि पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करना, इतनी रिजिड डिग्री और क्लासिकल सिंगिंग, ये क्या कनेक्शन था? बस जी शौक होते हैं, आपको पता है. क्लासिकी म्यूज़िक तो मुझे मिला जीन्स में, और डैडी गाते थे, चचा गाते थे, बहुत बड़े लोग थे, तो वो मिल गई एक चीज़. और शौक था कुछ थोड़ा पढ़ने लिखने का भी, तो अल्लाह ने मौका दिया मुझे. तो फिर मैं चूँकि वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू ये जो करंट सिचुएशन होती है दुनिया की, दुनिया कहाँ जा रही है. उस वक्त मीडियम इतना बड़ा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन पास नहीं होती थी, लोग प्रिंट मीडिया पे ज़्यादा बिलीव करते थे. सो आई वाज वेरी मच कीन टू रीड सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स. तो मैं उसको पढ़ता रहता था. फिर शौक पड़ गया कि इसकी नो हाउ पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन दुनिया की होती है, जो करंट अफेयर्स होते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट करते हैं कि आपकी किस कंट्री के साथ कैसी रिलेशन है. हमने पूरी दुनिया में जाना है और अपने मुल्क का नाम करना है, किस मुल्क में किस तरह जाना है, पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह हालात चल रहे हैं, और इंटरनेशनली देखना पड़ता है सब चीज़ों को. तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड था. तो म्यूज़िक भी आजकल जो है वो सिर्फ गाना बजाना जो है वो एक चीज़ नहीं रहेगी, वो भी साइंस है. म्यूजिक बिकम साइंस. तो जो इस साइंस को समझते हैं, आज का जो 20 साल मुझसे छोटा बच्चा है, 25 साल का, उसको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ. इसलिए कि जब मेरे घर मेरे स्टूडियो में आता है तो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और हार्डवेयर की इंजीनियरिंग है उसको वो जानते हैं. तो आई एम लर्निंग फ्रॉम देम. ओके. सो इट्स बिकम साइंस नाउ. अब तो सोशल मीडिया का दौर आ चुका है. अब तो कहते हैं ना आर्टिस्ट रातों रात कहते हैं ना बन जाता है, और तरक्की रातों कर जाता रात है, सुबह होने से पहले पहले चला जाता चल जाता है. ये बात भी आपने बड़े मजेदार की है. तो हाउ, ये मुझे एक बात समझ नहीं आती, अक्सर लेगेसी लेके चली जाती है ना, क्योंकि इंजीनियर के बेटा चाहता है वो इंजीनियर हो, डॉक्टर का बेटा चाहता है डॉक्टर हो. क्या क्लासिकल म्यूजिक जो घराना होता है, जैसे आप इतने बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं, जी जी जी. क्या म्यूजिशियन का बेटा म्यूजिशियन बनता है या उसके ब्लड में होता है? क्योंकि आपकी डिग्री तो उससे बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. हाँ जी, देखिए बात डिग्री की नहीं है, बात होती है कि आपको जो आपके जो फोर फादर्स आपको दे के जाते हैं उसमें जायदादें भी होती हैं, उसमें बहुत कुछ होता है. हमें इतना कुछ मिला नहीं सिवाय उनके आर्ट के, क्योंकि वो एक प्योर लोग थे. उन्होंने सिर्फ आर्ट को फोकस किया, ज़िंदगी भर गाना बजाना किया और इसकी इज्जत की. मैं भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि यार मैं अगर गाता बजाता हूँ तो कल को बच्चे बड़े होके गए ये कौन सा मरासियों वाला काम है, बहुत बड़ी डिग्रियाँ ले लें. तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको पता होना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग और मैं क्या करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी, ताकि उनके दिल में उस काम की रिस्पेक्ट हो. जब उनके दिल में अपने बाप के काम की रिस्पेक्ट नहीं होगी तो वो किसकी रिस्पेक्ट करेंगे. तो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाद में गाने बजाने की कमाई से बहुत बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन उसके बाद अपने डैडी को कहा ये काम छोड़ दे, हमने नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, लोग माइंड करते हैं. तो अपने काम पे फख्र होना चाहिए. लेगेसी लेके चलना चाहिए. चाहे आप एक मोची के बेटे हैं, चाहे आप एक छोटा सा मीडियोकर काम करने वाले के बेटे. मेरे एक दोस्त है इंग्लैंड में, बहुत कमाल के, उनके सारे बच्चे डॉक्टर बन गए. अच्छा. कोई फार्मासिस्ट है, कोई डेंटल डॉक्टर है, कोई सारे रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन में काम करते हैं. मैंने कहा यार भैया आपने अपने बच्चों को पढ़ाया कैसे? तो एक थैला उठा के ले आया बंदा. अच्छा. उसने उठाया और उसमें से टूल्स निकाले जिससे नलका ठीक किया जाता है, जिससे ये छोटी छोटी अलमारियां ठीक की जाती है. मैंने मजदूरी करके इनको पढ़ाया. बड़ी मेहनत. तो आपको एक दिल में अब वो जो जिस बंदे ने पढ़ाया उनको बड़ा बंदा बनाया है, अब उस आदमी की रिस्पेक्ट बननी चाहिए या रिस्पेक्ट कम होनी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए. यू शुड बी प्राउड ऑफ योर वर्क. व्हाटएवर द वर्क इज, आप उसको ऑनेस्टी से करते हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड. अगर आप करते हैं तो आप उसकी इज्जत भी बनाएं. मुझे मोहम्मद कबीर खान कहते थे, ओ यार तू कितने आ गया. आई यूज्ड टू असिस्ट हिम, आई मीन मेनी इयर्स अगो, इट्स 34 years बैक इन पाकिस्तान टेलीविजन में. मैं उनको असिस्ट करता था, एक प्रोग्राम करते थे मेहमान, तो मैं बहुत कुछ सीखता था उनसे. ना व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, गो अवे टू एक्ट अपॉन योर ओन, you can win the world out. योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए म्यूजिशियन. तो अपने बाप दादा का काम करो, डोंट बी शाई. अब आज देखें जिसकी थोड़ी सी भी अच्छी आवाज़ है उसकी वालदा दुआएं कर रही होती है, सबकी वालदा इज्जत के काबिल होती है. मेरे बच्चे को गड्डी मिल जाओ, पहले उसका मतलब है कि वो काम अच्छा नहीं था. अब इस काम की इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है, वो आपने खुद बनानी है. बिल्कुल. तो इज्जत उसको मिलती है जिसके दिल में दूसरों का एहतराम हो, वो फिर इज्जत हासिल कर लेता है. फिर अपने काम में आप
फोकस्ड करें, अपने काम को समझें, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उसमें काम करें, आपको इज्जत मिलेगी। आज देखिए माशाल्लाह आप खड़ी मेरे सामने और अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने आपको शक्ल सूरत दी है विद रिस्पेक्ट विद It's honor for me. तो आज माशाल्लाह काम करिए, आप कितने फख्र से और प्राइड से काम कर रही हैं। नोबडी कैन पॉइंट फिंगर ऑन यू, यार ये कौन है, ये इस तरह कर। मैं तो आजकल अब अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको मौका देता इसी तरह जिस तरह आप खड़ी है। मैं कहता आओ भाई बेटा मैदान में आओ और काम करो। पहले एक रिजिड सोच होती थी, यार ये लड़कियां बाहर ना जाएं, इस तरह ना करें। तो मैं ये सारा लबोलबाब बताने का मकसद आपको सिर्फ इतना है कि हमें अपने काम पे जो हमने किया है और जो हमारे बुजुर्गों ने जो अच्छा काम किया उस पर फख्र होना चाहिए, बिल्कुल। उसको प्रिविलेज ऑनर करना चाहिए। उसमें एजुकेशन हो, उसमें कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क हो, whatever is it. I think promotion is very important और What- लेगेसी whatever. लेके चलना एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है शोल्डर्स के ऊपर। बहुत बहुत जरूरी और आप तो इतने माशाल्लाह इतने बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं और आपके बाप दादा का बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी। लोग तो बहुत कुछ समझते हैं कि उनकी कहते हैं ना उनकी नशिस्त में भी बैठे होंगे तो वो याद करते होंगे कि हम बैठे थे जी, of या course. हमने ये सीखा उनसे या सीखने का मौका मिला। course. तो आपका तो घर है ये। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इन चीजों को ऑनर करते हैं। मैं आपको ना इधर उसमें लेके सिर्फ- खड़ी हुई हूँ और नहीं, नहीं, कोई बात आपसे नहीं, कोई आपको बात नहीं। ये भी नहीं कह रही कि आप मेरे लाउंज में बैठे हैं और आपको आपने बल्कि वेलकम टू द सवाल शो। इतना अच्छा किया कि मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। मैं कह रहा वेलकम टू था द शो, वेलकम टू My धनक। और pleasure. हमारा आज फर्स्ट एपिसोड My है और pleasure. हम चाहते थे कि हम ऐसी सेलिब्रिटीज से मिलवाएं लोगों को जो कि वाकई जिन्होंने बहुत काम किया है। तो सर हमने सोचा कि हम क्यों ना आपको इनवाइट करें क्योंकि लोगों ने आपको बहुत सुना हुआ है मगर जी, कभी प्रोफाइल इंटरव्यू नहीं देखा। कब से शुरू किया आपने गाना? देखिए जी बाय बर्थ ही है। चूँकि घर में एक माहौल था उस वक्त, तो बच्चे थे, पता नहीं होता था कि यार ये कितनी बड़ी चीज़ है, हम इतनी बड़ी लेगेसी को रन कर रहे हैं, हमें पता नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए तो फिर एहसास हुआ, क्योंकि उस वक्त तो मेरे चचा लेके हमें बैठ जाते थे तो वो हमें सिखाते थे, हम उस्ताई अंतरे सीखते थे रागों के। तो उस वक्त हमें एहसास नहीं था। जब बड़े हुए फिर पता लगा कि यार ये एक तो बहुत बड़ा काम है, हम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चल रहे हैं। कैरी कर रहे हैं। तो इसी तरह शुरू हो गया। फिर दोस्त अहबाब भी बैठते थे, स्कूलों में गाया बजाया जाता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि यार आप गाओ आप गाओ। तो फिर मेरा थोड़ा एम था कि मैं थोड़ा पढ़ूँ लिखूँ उसके बाद मैं शुरू करूँ, लेकिन बीच में थोड़ा सा मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ। उसकी वजह है कि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा। ओह अच्छा। मैं क्या खेलते थे? मैं था ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट में। ओह। और मुझे बहुत शौक था कि मैं एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक के अंदर मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। वो मैंने बहुत सारी की। फिर कॉलेज के टाइम पे भी आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे म्यूज़िक की तरफ आना पड़ा, क्योंकि फिर म्यूज़िक का एक टाइम और वक्त आना शुरू हो गया। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है खास आपके साथ। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। रफ़ाकत अली खान साहब हमारे साथ हैं। आपको किचन से मोहब्बत तो होगी जी डेफिनेटली। लेकिन आपको देख के नहीं लगता कि आपको मोहब्बत है। मैं असल में पसंद करता हूँ खाना बनाना भी, थोड़ा बहुत बना भी लेते क्या हैं। क्या बनाते हैं? मैं बहुत अच्छा अंडा तल लेता हूँ वाह। और थोड़ा सा अच्छा आमलेट बना लेता हूँ और टोस्ट को गर्म कर लेता हूँ। आई एम वेरी फाउंड ऑफ, आई एम एक्चुअली वेजिटेरियन पर्सन। ओह। मैं ज़्यादातर बिलीव करता सब्जी और दाल और सैलड पर मैं बिलीव करता हूँ। और मैं नॉट रियली वेरी फाउंड ऑफ फूड, आई एम नॉट ए फूड पर्सन, बट मैं ये खिलाने का शौकीन हूँ। अच्छा, अच्छे होस्ट हैं। मैं बहुत अच्छा होस्ट ये तो हूँ। बड़ी अच्छी बात है। जो गाएं और वो खाएं पिए और मुझे लोगों को खाते देखते खुशी होती है। अच्छा, हमारे साथ है मुस्तफ़ा राजा एंड यू नो ही इज़ अ वेरी नाइस शेफ। इसलिए कहूँगी क्योंकि द वे ही यू नो स्पेल थिंग्स अप और जिस तरह वो बनाते हैं उनको देख के लगता है कि बड़ा किचन बड़ा हमेशा साफ रखते हैं वो। सबसे पहले वो खुद साफ सुथरे लग रहे हैं, देख लिया। इसलिए उसका डेफिनेटली इनका खाना भी साफ सुथरा होगा। तो मुस्तफ़ा, व्हाट इज इन द किचन टुडे? So I'm making dynamite chicken. Okay. And डायनामाइट चिकन। yes, Dynamite just a name. Amazing There's name. no पहले कभी nothing सुन- too ये explosive अंदर जाके about चल it. जाता है। ये वो डिपेंड करता है कि चिकन कैसी होती है। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है हमारी।
यहाँ पे मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है जिसको मैंने क्यूब्स में किया हुआ है। उसके अंदर हल्के मसाले मैंने डाले हुए हैं, वाह, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, दैट्स इट। थोड़ा सा इसके अंदर ऑर्गेनिक, यस, लाइट एंड इजी टू मेक एट होम एंड वंडरफुल। एंड देन वी हैव सम सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड सम कॉर्नफ्लावर, और इसके अंदर मैंने एक अंडे की सफ़ेदी डाली हुई है, इससे सब बाइंड होगा। फिर मैंने इसका ड्राई बैटर बनाया हुआ है जिसके अंदर 50% फ्लावर है, ऑल पर्पस फ्लावर, और 50% कॉर्नफ्लावर है। ठीक है, उसको मिक्स कर लिया। जी बिल्कुल, मैंने मिक्स कर लिया। उसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी सीजनिंग डाली है, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस। और अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगा। ओके, यहाँ पे जो मैंने लोग अवॉइड करते हैं ऑयल, तो उनके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट? यही चीज़ आप एयर फ्रायर में Air बना fry कर सकते हैं, हो। एग्जैक्टली ये सेम चीज़। क्योंकि अक्सर लोग नहीं कहते ना, तली हुई चीज़ें आजकल अवॉइड करनी चाहिए, कहते हैं बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है नहीं खाने चाहिए। अबाउट हाउ टू ईट एंड व्हाट टू ईट। और एक ये एयर फ्रायर अगर आपके पास ना हो और घर में ओवन हो तो उसको हाई हीट पे करके आप उसके अंदर Grill भी कर डाल लो। सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्रिल भी कर सकते हैं, Okay. शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इसको। और जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो ऑलिव ऑयल के अंदर भी इसको शैलो फ्राई कर सकते अच्छा, हैं। मुझे मुस्तफा एक बात बताएं कि इसकी जो सॉस होती है जी जी, उसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से बताएं, क्योंकि अक्सर बिल्कुल। लोगों को ये नहीं पता लगता कि ये सॉस कैसे बनाई जाती है डायनामाइट चिकन या प्रॉन्स की। बिल्कुल, मैं आपको इसकी सॉस अभी बनाता हूँ। जितनी देर में चिकन फ्राई हो रही है उतनी देर में हम सॉस बना लेते हैं हाँ। इसकी। यहाँ पे जो है मेरे पास आप हाफ बाहर कप जाते हैं ना, मेयोनीज। अगर आपने खाना हो तो आप बना सकते हैं जी, खुद। आप that's भी wonderful। देखिए। मैंने देखा है बड़े गौर से डायनामाइट चिकन के बारे में, नाम भी बड़ा पसंद है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन हाफ कप मेयोनीज है। ठीक है, वाह, 1 टेबलस्पून जो है हॉट सॉस का मैंने इसमें डाल दिया, ओके, क्या बात है, और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप का डाल अच्छा। दिया। वंडरफुल। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओह, बस इसको बोल में मैंने बड़े बोल में इसलिए इसको डाला हुआ है ताकि ये एक ही वेसल में हम सब कुछ कर लें। मैंने चिकन निकाल के उसको ड्राई करके इसी में डालना है और मिक्स करके जो है इट्स रेडी टू सर्व। वाह, ओके। और ये स्टार्टर्स के लिए बेहतरीन है, बिल्कुल ऑप्शन है। एब्सोल्युटली। फेवरेट खाना कौन सा है आपका? मैं एक होता है जी- ना, एक डिश मेरी बहुत फेवरेट है। हाँ जी, मैं आई एम ए दाल पर्सन टू। आई एम वेरी मच इनटू दी दाल स्टफ, लाइक मसर की दाल हो गई, मैसूर की दाल हो गई, और उसके अलावा आप तो बड़ा पाव भाजी बड़े शौक से खाते इस तरह होंगे। की चीज़ें मुझे अच्छी लगती अच्छी हैं, लगती है। जो आपको बस थोड़ा सा नॉर्मल Light feel करे और- कभी कभी मॉडरेशन में आप पाई भी खाएं, आप निहारी भी खाएं, आप इस तरह की चीज़ें भी खाएं। ये तो खैर बहुत ऑर्गेनिक बना रहे हैं वो, तो आई लाइक। मैं बहुत केयरफुली चीज़ों को खाता हूँ। मैं एक दफ़ा खा लूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ। अगर मैं थोड़ा लो फील करूँ तो मैं फ्रूट्स की तरफ जाता हूँ। आई लव ओह, फ्रूट्स। मेरे घर में अगर फ्रूट नहीं पड़ा तो मेरी लड़ाई हो जाती है। अच्छा, मैं अपने बच्चे से कहता हूँ यार यहाँ पे बनानाज होने चाहिए, यहाँ पे ऑरेंज, आई लव ऑरेंज, आई लव ऑरेंज। मैं अमरूद बहुत पसंद करता हूँ। मैं अच्छा, सैलड में मुझे ऑनियन बहुत पसंद अच्छा है। जी। ऑनियन इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप दुनिया में कहीं जाएं, एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो मैं आप बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप किसी जगह पे लैंड करें, अपने मुल्क से निकल जाएं या किसी दूसरे शहर, जाते ही आप ऑनियन खाएंगे, कभी आपका पेट खराब नहीं होगा। वो जितने एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होती हैं उसको क्लियर करता और ठीक करता है। और उस जगह का खाएं। हाँ, और दूसरा मैं ये बड़ी अच्छी बात है चीज़ों को बना सवार के खाना। आजकल चूँकि एक रिवाज भी है, लोग करते भी हैं। बहुत सारा अंग्रेज़ी फूड हमारे कल्चर में आ भी चुका है, लेकिन मैं बहुत सादे तरीके से, जैसे चंगेर में रोटी पड़ी हो, वो जो कपड़ा होता है उसके अंदर गर्म हो रही छाबी होती के है, अंदर। छाबी के अंदर, जी। और आप किसी चारपाई में बैठ के खाएं तो यानी फॉर्मली आप ज़्यादा भी इतने वो बन के ना You खाएं don't want कि, to be stuffed. I don't want to eat this, I can't. Oh God. I'm very health conscious. Okay. वो नहीं करता मैं। So मैं कहता हूँ कि खाना खाना, फिर दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं खाना कहीं नहीं जाके खाता जब तक मुझे खुलूस नजर ना आए खिलाने वाले में। लेकिन आपको खाना खिलाने वाले का जो खुलूस है जब नजर आता है तो तब आप उस खाने की तरफ जाते हैं। जब आपको पता लग जाए यार आया सी खाना भी खुआया सी, आई डोंट लाइक इट। तो मैं बहुत स्पेसिफिकली Morality, morals. मॉरल्स वेरी Okay. इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि मैं हर 6 महीने के बाद मर जाना है, इस दुनिया में रहना नहीं है, लेकिन अल्लाह की दुई नेमतों का एहतराम करना चाहिए। मैं जाता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार मैं वेयर आई एम स्टैंडिंग एट द मोमेंट, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, कभी मेरा बेगम शुगर ने आपको लेवल क्या कहा कि किचन में थोड़ा सा गुनगुना के सुना दें, मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, चलो मेरा दिल लग जाएगा। है। वो खुद इतना अच्छा गाती है कि मैं कभी कभी कहना चुप करो मुझे गाने दो, तो ऐसे करता हूँ उसको। बहुत अच्छा, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। कभी कभी वो जब अच्छा मूड ना हो तो कभी कभी नहीं भी अच्छा पकता, तो फिर मैं अपनी बहन को बुला लेता हूँ। अच्छा। छोटी बहन है, वो बहुत कमाल बनाती है।
वो स्पेशली जब कभी मॉडरेशन में पाए खाने हों, कोई कीमा आलू जो हमारे बड़े रवायती खाने खाने हैं, और बहुत इंग्लिश हो, जिस तरह एक आप सैल्मन फिश होती है, मैं बाहर वो ज़्यादातर खाता हूँ, Okay. सैल्मन फिश विद सैलड, ओके पीस मैश पीस, फिर जिसको आप बोलते हैं फिश एंड चिप्स, Fish and वो chips. हाँ, उसमें मैं London's चिप्स को favorite थोड़ा fish सा and अवॉइड chips, करता हूँ, yeah. लेकिन आई वुड गो फॉर प्रेफर टू द फिश एंड दैट्स चिप्स। वेरी हेल्दी डाइट, आई लव इट। यू लाइक इट। कभी नहीं होगा कि तूने 4 कुलचे आ गए, 8 कुलचे खाने के बाद चला भी नहीं जा रहा बेड़े कर, तो ऐसे नहीं। ये होता है अगर हम जिस जगह पे रहते हैं वो तो खाने का हब है ना, तो बस अब आप, अल्लाह ने आंखें भी दी हैं, दिमाग भी दिया, बस देख के खाएं। वरना ये होता था पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं होता था कि उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे चला गया, बस खीरा ही खाता सी, चावल इतने सारे खा के मैं इधर नहीं गया, बाद जो मिले ही नहीं, कितने चला गया, उसके बाद कुल हो जाते हैं। तो खाना, मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी है, मौला अली मुश्किल कुशा की बात है कि ज़्यादा खाने वाला अपने दांतों से अपनी कब्र खोदता है। तो मैं डरा नहीं रहा देखने वालों को, बस जरा ध्यान ना देख के, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखें। ध्यान से कहते हैं कि अपने किचन को हमेशा मेडिकल स्टोर समझें, कैसे? so that you don't want to go to the medical इसका store. मतलब है अगर वो मेडिकल स्टोर है तो फिर पैरासिटामोल और गोश्त पका होगा। तो मैं डरा नहीं रहा, खुदा ना खास्ता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दफा 25 साल का हूँ, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुस्तफा भी हंस रहा है। मुस्तफा की बात नहीं कर रहा। मुस्तफा ना कम चीजें डाल रहा है। मुस्तफा एंड योरसेल्फ, यू आर यंग पीपल, No. गो एंड ईट, एंजॉय योर लाइफ। हाँ, खाना खाने का जिसको शौक है और कपड़े पहनने का शौक है, याद रखें ये देखने वाले, जिनको खाना खाने का शौक है और कपड़े पहनने का शौक है, क्योंकि ना आपने बहुत सारा खाना खा के इतना बड़ा पेट कर लिया और खाड़ी का सूट पहना हुआ, बड़ा बड़ा टिट निकलिया, बेड़े घर, छोटी सी वेस्ट होनी चाहिए, थोड़ा बंदा जितनी मर्जी एज हो एक्टिव होना चाहिए, ट्राइसेप बाइसेप बने होने चाहिए, थोड़े से मसल्स भी बने होने चाहिए, उस आदमी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर आप दोनों चीजों को एंजॉय करेंगे, पहनने को भी और खाने को भी। वाह। क्यों बाबू मोशाय, अल्लाह ताला। अच्छा, नॉर्मली कहा जाता है ना कि कुछ सब्जियां या कुछ चीजें आपको अवॉइड, या सब्जियां या गोश्त या कोई ऐसी चीजें जैसे लीमू आपको अवॉइड करना चाहिए जो गायक होते हैं। नहीं तेल ज्यादा। चचा मेरे कहा करते थे, उस्ताद ने लिखा कि चीजों की आदत डालें, चीजों की आदत होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा अचार भी खा लें, आप नींबू भी पी लें, ये ना हो कि आपने सब कुछ छोड़ा हो और जैसे आप उसको लें एकदम से आपकी तबीयत खराब हो जाए। चीजों की आदत होनी चाहिए आपको। आप नींबू पिए, वो तो बहुत कमाल, वो तो ड्रेन करता है सारी बॉडी को। मुझे अच्छा। कभी बुलाएं अपने डाइट प्रोग्राम में, मैं आपको डॉक्टर रफाकत अली खान को मैं बताऊंगा आपको सारी अच्छा। चीज़ें। आप आदत होनी चाहिए चीज़ों की। आप कभी कभी केचप भी इस्तेमाल कर लें, अच्छा। आप कभी कभी माइनस भी ले लें, आप कभी कभी, क्योंकि हमने सुना है कि नॉर्मली नहीं, सिंगर्स नहीं करते। पता नहीं कौन से सिंगर हैं, मैडम नूरजहां सब कुछ खाती थी, अचार भी खाती थी, लता मंगेशकर वो सब कुछ खाती थी और बड़े शौक से, लेकिन कभी कभी ये चावल होते हैं उनके ऊपर से पानी पी लेते हैं। अच्छा, सबसे खौफनाक बात ये है कि जब आप खाना खाते हैं और साथ अपने कोक रखा हुआ है, आप स्प्राइट रखी हुई है, वो बहुत खौफनाक चीज़ है। वो जो फिजी ड्रिंक है वो आपको बड़ा ख़राब करते हैं। पानी भी थोड़ा सा पिएं खाना खाने से पहले, जब आप खाने के आधे पौने घंटे के बाद फिर आप थोड़ा सा पानी लें। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ खासा, बट हमारी डिशेस जो हैं वो तैयार हो वाह। गई हैं, तो लेकर आते हैं जी, please। और देखते हैं मुस्तफा ने क्या क्या, यू नो, ही हैज वर्क रियली हार्ड। सुभान अल्लाह, वाह मुस्तफा, वाह वाह, लुक एट द प्रेजेंटेशन। ये लग रहा है कोई इंग्लिश वलीमा हो रहा है। तो यहाँ हम खाते हैं, मुस्तफा ने सर्व किया है, फिर ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस हमें खाना भी तो ज़्यादा है जी ना। ठीक है, ज़्यादा खा। व्यूअर्स, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, बच्चे जब बाहर जाते हैं प्लेग्राउंड में तो कपड़े गंदे गार करके लेकर आते हैं, कहीं कीचड़ लगा होता है, कहीं निशान होते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर स्कूल से आते हैं तो कहीं केचप गिरी हुई है, तो कहीं चॉकलेट गिराई हुई है। तो अब आप लोगों को ना मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सर्फ एक्सेल लेकर आया है
स्टेन लिफ्ट टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी के साथ ना सिर्फ कपड़े चमकदार बनते हैं बल्कि कपड़े होते हैं बेहद साफ़। तो अब परेशानी किस बात की, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में जल्दी से सर्फ एक्सेल लाएँ और अपने यूनिफॉर्म्स और बच्चों के गंदे कीचड़ नुमा कपड़ों को साफ़ कर दें। जी रफ़ाकत अली खान साहब, जी 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 कैसे हैं आप? जी, बहुत मज़ा आ रहा है आपके मज़ा शो आ का, रहा है। बहुत एनर्जी आप। मुझे तो सबसे अच्छा लगा है कि आपके साहबजादे फराज अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और जी। वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। मैं इसी तरह इनको इस माहौल में भी रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ये समझे कि मैं मेरे ज़िंदगी भर मैंने क्या किया, ताकि ये उस चीज़ को एंजॉय कर सकें, और अगर इंस्पिरेशन है तो उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर, आपने अपनी डिग्री, मास्टर्स डिग्री आपने की पॉल साइंस में की, तो आप चाहते हैं कि ये भी किसी और चीज़ में डिग्री करे और लेगेसी लेके चले? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये कोई कंप्यूटर साइंस में कुछ करें। ओह। और माशाल्लाह 9th क्लास में ये भी प्रमोट हुआ है, और बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। क्रिकेट तो सारा पाकिस्तान ही खेल रहा है, लेकिन कुछ फ्यू टैलेंट्स होते हैं, उनमें से ये वन ऑफ देम। अच्छा, और गाने की तरफ मैं इसको लेकर आ रहा हूँ कि ये गाए भी, क्योंकि इसके अंदर टैलेंट भी है। शौक होगा ना जी आपको बिल्कुल देख है। देख के। जी बिल्कुल है। फराज, क्या सीखते हो वालिद साहब से? क्या कोई ऐसा राग या ऐसी कोई फेवरेट चीज़ क्या है आपकी? पापा की ज़्यादातर नात वगैरह वही सीखते हैं। अभी मैं नॉर्मल शुरू किया है इनको, अच्छा, कि जो नॉर्मल आइटम है पहले आप किसी तरीके से इनको लाना होता है। जैसे हमारे यहाँ कसीदे से शुरू करते हैं, फिर नात से शुरू करते हैं, ताकि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक के अंदर आए। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा गाना शुरू हो जाता है, फिर रागदारी की तरफ ले आते हैं। तो ही इज कमिंग द रागा साइड। अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो अभी जो इधर उधर के गाने हैं मैं कहता हूँ याद करो, ताकि उस माहौल में आएंगे। तो आप पापा के साथ रियाज करते हो? जी हाँ, करते बिल्कुल करते हैं। कब, वीकेंड्स के वीकेंड्स? जी वीकेंड्स में भी और नॉर्मल डेज में। नॉर्मल डेज में भी अच्छा, बैठ रियाज जाते हैं। करते हैं। वेरी नाइस। तो आजकल कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आप समझते हैं कि आप बड़े होके गाएंगे? आजकल सिद्धू मूसेवाले की ज़्यादातर सुनता हूँ। मैं पंजाबी? रोकता नहीं हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ किसी भी जॉनरे का जो गाना है हाँ। आप उसको याद करो, ताकि आप उसको जॉनरे का पता हो, हाँ। सिर्फ एक जॉनरा में काम ना करें। तो जो गाना याद करते फिर मुझे बताते पापा हमने याद किया, फिर मैं सुनता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि आवाज़ में उतराव चढ़ाव बड़ा अच्छा आ रहा है। और आप सख्ती करते हैं? नहीं, मैं सख्ती नहीं करता, बिल्कुल नहीं सख्ती करता। मैं बड़े प्यार से और आराम से इस तरफ लेकर आ रहा हूँ, ताकि ये पुट ऑफ ना हो जाए। और मैं अपने जब स्टूडियो में काम करता हूँ तो मेरे साथ बैठ जाते हैं, आके मेरा साथ भी देते हैं। घर में व्लॉग्स भी बनाते हैं, ये क्लिप्स भी बनाते हैं अपने, क्योंकि आज का दौर है आपको पता है। सोशल ये मेरा मीडिया का बड़ा दौर साथ है। देता है, इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ करना है, अच्छा। फेसबुक को, ये बहुत मेरा साथ देता है। अच्छा। फिर एडिट भी जानता है, ये टेक्निक कैसे गानों को लगाना है, क्योंकि आजकल के बच्चे आप पापा का फेवरेट सॉन्ग कौन सा लगता है? पापा का सॉन्ग तो मैंने इतना नहीं सुना, लेकिन नात पापा की तू को जामुन वो को, ज़्यादा सी? पसंद है। तू को जामुन को। क्लासिकल मौसीकी में कंटेम्प्रेरी म्यूजिक ऐड किया, हाँ जी, क्या करने की जरूरत पेश आई? क्योंकि ये बिजनेस है, आपको पता है। जब आपने किसी चीज़ को प्रोफेशन में आना है, प्रोफेशन बनाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको आवाम को देखना पड़ेगा, आवाम कहाँ एग्जिस्ट करती है, आवाम क्या सुनना चाहती है। आवाम फोक सुनती है, आवाम गज़ल भी सुनती है, फिल्मी गाना भी सुनती है। आवाम आजकल कवाली इतनी सुन रही है कि हमें उसके अंदर अपने काम वो को- शादियों का ट्रेंड बढ़ गया हाँ है जी, ना, वो बहुत एक- ज्यादा। क्योंकि you want to make money and you बिल्कुल। run your house and you have to do it। अगर आपने सिर्फ गाने गाने, अगर मैं सिर्फ कोई बहुत ही अरबपति आदमी होता तो मैं सिर्फ क्लासिकल गाना होता, मैं कभी भी सिर्फ ध्यान ना देता। तो आपका प्रोफेशन है, लोग आपको फरमाइश करते हैं, अभी हमें तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, इतने बड़े आदमी का कवाली है, तो गाते हैं हम, उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। हाँ साहब, ये आप गुनगुना के ही हमें सुना दें। हाँ, मैं गुनगुना के सुना देता हूँ, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। साज ना हो तो थोड़ा मुश्किल होती है। आपको साज की जरूरत ही नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई। शबे वस्ल भी है
हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से चल उठा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह हो में आकर तो देखो। वाह 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 वाह, आपको किस साज की जरूरत है? आप तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, गूज़बम्स आ जाते हैं जब आप माशाल्लाह शुरू करते हैं गाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक बात बताएं कि गज़ल और ठुमरी में क्या फ़र्क है? देखिए मैं आप उसको थोड़ा प्रैक्टिकली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर सुनना चाह रहे हैं हम आपको जी। जो ठुमरी होती है उसके अंदर आपने चंद अल्फाज को लेके चलना होता है, उसमें बहुत सारे सुरों की अमेजिश होती है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको। कंकर मार जगायो, ये ठुमरी का अंदाज है। बमना के जोराजे, मैंने उसको एक्सप्लेन करना है चंद अल्फाजों को सुरों के स्टार्ट में ढाल के, जिसको ठुमरी बोलते हैं। सोई थी मैं अपने मांदने में, बैठी कौन जगायो, बमना के जोराजे। मैंने उन लफ्ज़ों को एक्सप्लेन करना है बहुत ज़्यादा। जमना के जमना जमना के जोराजे, ये ठुमरी हो गई जिसमें मैंने बहुत सारे सुरों को इस्तेमाल करने की कोशिश। इसको मैं 1 घंटा भी गा सकता हूँ। अगर मैं गज़ल की बात करूँ तो गज़ल में लफ्ज़ों को बयान करना है, उस शायरी को खोलना है, उसको एक्सप्लोर करना है। जैसे रंजिशे सही दिल के दुखाने, मुझे इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लफ्ज़ ऐसे हैं कि रंजिशे सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही। शेर है। कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश सगी। वाह 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 वाह, अमेजिंग अमेजिंग। और अगर आप फिल्मी गाने की बात करें तो फिल्मी गाना जो होता है वो सिचुएशनल होता है, ठीक है, उसको आपने सिचुएशन में गाना डिस्क्राइब करना है। हाँ, उसको वो कैसे आपने करते हैं? अगर आप गज़ल भी गाएं, कुछ भी गाएं, तो फिल्मी गाने का मतलब है कि आपने उस सिचुएशन के मुताबिक गाना, उन लफ्ज़ों को ढालना है। जैसे मैं मेहदी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी चीज़ें गाता रहता हूँ, तो उनका कोई भी फिल्मी गाना मेरे ज़हन में आ जाए तो मैं बताता हूँ आपको। मेहदी साहब का एक फिल्मी गाना है, अब के हम बिछड़े तो शायद। अब देखिए कितनी टिपिकल शायरी है, लेकिन गाना जो है वो फिल्मी अंदाज में है, लगेगा कोई हीरो ही गा रहा है। अब के गम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के गम बिछड़े तो शायद। साजन आयो रे अलबेला, साजन आयो रे मोरे याद मन में,
चुगबायो रे अलबेला साजन आयो रे काज लगावो मांगले गावो काज लगावो मांगले गावो सावला जलो ना मन बायो रे अलबेला साजन आयो रे। वाह वाह वो वाह और अंदाज हो जाएगा। वाह। तो हर चीज़ को समझना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस है, मेहनत है। कुछ लोगों का स्पेशलाइजेशन गज़ल में है, कुछ लोगों की फिल्मी गाने आपकी में तो मुझे हर चीज में लग रही है स्पेशलाइजेशन। मैं थोड़ा थोड़ा बड़े लोगों को कॉपी करता रहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ। और अगर आप फोक की बात करें तो फोक में मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तुफैल नियाज़ी साहब का। बड़ा मैं नाम है, उनकी एक माशाल्लाह। चीज़ आपको पेश करता हूँ कि वो कैसे फोक के अंदाज को बड़े, वो क्लासिक फोक में आती हैं चीज़ें जो तुफैल साहब गाते थे। उनका था हवा जावा, अब सिंपल से बोल हैं, तेरे बदले मैनू कम न गली विच कोई मैं आवा जावा हाड़ा चुबारे विच रख मोरियां तेनू दुध दा गलास फड़ावा वे केड़ा है तू हाड़ा वे केड़ा है तू। ये स्टाइल है वाह उनका। वाह। लोगों ने भंगड़े भी गाए हैं, भंगड़े का अंदाज भी है। मैं मोस्टली दिलेर मेहंदी साहब का बड़ा काम उनका पसंद करता हूँ। वो कभी कॉन्सर्ट हुआ तो फिर मैं आपको सारी चीज़ें सुनाऊंगा, लेकिन ये एक डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि हर गाने बजाने का एक तरीका है, उस तरीके को समझना चाहिए। इतना सारा भी नहीं गाना चाहिए कि लोग घबराई जाएं। सीधा सीधे गाने। अपना फेवरेट कौन सा आपके ट्रैक्स में से जो आपको बार बार अच्छा लगता है कि मेरा ये वन ऑफ माय फेवरेट है? मेरा एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, चांद से चेहरे का सदका उतारा कीजिए। बहुत मशहूर हुआ मैं था। उसका 2 लाइनें सुनाता हूँ। मेरे दोस्त अफजल आजिज साहब ने मुझे ये करवाया था, जहाँ से मैं रफ़ाकत अली खान बना हूँ। वो था चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। ये उर्दू फोक काइंड ऑफ आप उसको कह सकते हैं। मशवरा है ये मेरी जान हाय गवारा कीजिए, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। वाह 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 वाह, अमेजिंग। इतने जॉनराज में गाना और उनको उस तरह उसकी लय, उस तरह का सुर निकालना एक बड़ा आर्ट है। 24 आवर्स इसी सोच में रहते हैं हम, सोचते रहते हैं गाने को। जैसे कोई भी अच्छा गाना सुन लें, फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। असल रियाज होता है कि जो चीज़ आप नहीं गा सकते उसको बार बार गाने का नाम रियाज है। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा कोई फेवरेट सिंगर जो आपको लगता है कि ही इज द वन, आई कैन समहाउ मैं बहुत think बड़ा कि fan वो हूँ। सिंगर है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में तो मैं अहमद रुश्ती साहब को बहुत प्यार करता हूँ। अहमद रुश्ती बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। कोको कोरीना। हाँ जी, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। उसके बाद मैं इंडिया में किशोर कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। और आजकल में हाल में बताए ना, हाल में भी सारे अच्छे हैं, फिर भी एनीवन बड़े बड़े अच्छे हैं। सजाद अली बहुत अच्छा गाते हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ। वो हमारे मतलब का गाना गाते हैं और वो छोटा सा गाना लेकर आते हैं, लेकिन वो फिर उसमें बहुत कुछ होता है, यानी सीधे सीधे सुर होते हैं। और नए लोगों में बहुत अच्छे हैं। अहमद जान से बहुत अच्छा है मेरे कज़न। अहमद जान से अभी जो OST गाया है, हाँ जी, बड़ा अच्छा उससे गाया ही माशाल्लाह उनको वापस रीफेम मिला है जी। भाई। और मेरे कज़न शफकत अली खान साहब बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल, आर्टिस्ट हैं, बहुत कमाल के क्लासिकल सिंगर हैं। ये जो ये पीढ़ी है, इन पर अल्लाह का खास कर्म है लोगों को। पाकिस्तान में म्यूजिशियन सिर्फ OST तक ही रह गए हैं, वरना सब बाहर जाते हैं ये नॉर्मली। बस ये हुआ क्या ही- ट्रेंड है? ये असल में इंडस्ट्री पे काम नहीं ना वो कर रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है। लोग पैसा पहले ले आते थे। कुछ हमारी इंडस्ट्री का भी कसूर है, इन्होंने लोगों को ख़राब बड़ा किया है। इन्होंने अच्छे लोगों ने नहीं किया, बुरे लोगों ने किया है। वो लोग बाहर से पैसा लेकर आते थे,
हमारे स्टूडियोज में, उनको लूट लेते थे लोग। यहाँ पे ये लूट खसूट बहुत थी, जिससे आर्ट तबाह हो गया। मैंने तो काम नहीं किया वहाँ पे, हमारी तो नसीब में नहीं हुआ कि हम बड़े लोगों के साथ बैठते, हम भी सीखते। वैसे भी आपको मैं बताऊँ, आर्टिस्ट वही बनता है जो म्यूज़िक डायरेक्टर के सामने बैठता है, म्यूज़िक डायरेक्टर उसको सिखाता है। तो हमें हमेशा ये ख्वाहिश रही कि हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, किसी हीरो के लिए गाएं। जैसे मेहंदी साहब गाते थे, गुलाम अली साहब गाते थे, जैसे अहमद रुश्दी गाते थे, मसूद राना गाते थे। नैयर साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनका आवाज़ बहुत ज़बरदस्त था। अगर वो हिंदुस्तान में होते तो इससे भी अच्छा गाते, क्योंकि वहाँ का जो बड़ा पढ़ा लिखा गाना है, यहाँ का भी कमाल का है, जवाब नहीं। यहाँ भी लोगों ने कमाल गाना बनाया है, जिसमें रॉबिन घोष हैं, ताफो खान साहब हैं, और भी बड़े बड़े मास्टर अब्दुल्ला थे, बहुत कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर नीयत ठीक नहीं थी लोगों की। मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो हमने देखा, बताया कुछ, खर्च कुछ कर दिया, ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं कहता हूँ बस अल्लाह ताला इनको सब्र दे, अल्लाह ताला इनको काम करने की तौफीक अता फरमाए। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। पाकिस्तान ही में हमें रोक रखेंगे। दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए इधर सड़कों पे घूम के गा बजा के वापस फिर उसी घर में आ जाते हैं। फिर यही घर है ना जो हमें, क्योंकि रफाकत साहब नाम पहचान इस मुल्क से है यार। अगर पाकिस्तान ही ना होते तो कहीं ना पहचाने जाते। नहीं ना पहचाने जाते ना, हम बैज लेके जा रहे रवांडा से तो आया नहीं, बिल्कुल। मैं लाहौर से गया हूँ। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, यहीं पे जिए, यहीं पे इंशाल्लाह मरेंगे। और अल्लाह ताला हो सके तो हमसे कोई ऐसा काम ले कि हम अपने, हाँ एक बात मैं बता दूं आपको, बावाज़े बुलंद बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम डबोले नहीं दिया हमने कभी भी कहीं गए हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के नाम को ये नहीं हुआ कि हम जहाँ स्टेज पे चलेंगे तो पागो यार कौन आ गया, नहीं नहीं नहीं, हमने कहा यार ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज समथिंग एल्स। बिल्कुल। तो फराज बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, मगर फराज से भी सुनना है, लेकिन यहाँ लेनी हमने छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रफ़ाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंजॉय करेंगे कॉन्वर्सेशन। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। हमारे साथ इतने बड़े बड़े आज सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारा आज पहला शो है। तो रफ़ाकत अली खान साहब, थोड़ी सी फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी बेगम आपके साथ कभी उन्होंने गाया है? मैं असल में उस गाने से मुतासर हुआ था। उसके एक शादी पे अपनी सहेलियों के साथ गा रही थी, बहुत पुरानी बात होगी, 24-25 साल पुरानी बात है। तो वो बहुत अच्छा गा रही थी। वो पंजाबी गाना था एक, मुझे याद है, लाइयाँ मैं तेरे नाल वे। तो मैंने पूछा अपने दोस्त से, यार ये बहुत छोटी सी थी, ये कौन है? तो बताया फलाने की बेटी है, हमारी फैमिली में से है। अच्छा। तो मैं बड़ा मतलब मैं जाके बैठ गया, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी गाते हुए, और बहुत खूबसूरत आवाज़ था उसका, बहुत मैं मुतासिर हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी इज्जत भी रख ली, उसने मुझे भी पसंद कर लिया। अच्छा। कभी सोचा है आप लोग आपस में डुएट करें या कोई डुएट गाएं? कभी हुआ नहीं इत्तेफाक ऐसा? असल में उस वक्त इस तरह का ट्रेंड नहीं था। अगर आज अब आया है, जवान होते तो या आज का टाइम होता तो मैं शायद जरूर गाता, जरूर गाते, मैं लाजमी गाता उसके साथ। वेरी नाइस। ये एक मसला था। अब क्योंकि आपको पता है मदर्स डे कल गुजरा है, तो माँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी जिंदगियों में। हाँ जी। हम जो कुछ भी अपनी माओ की वजह से, क्योंकि मेहनत उनकी होती है बाय द एंड ऑफ द डे। जी ऐसे ही है। तो कोई ऐसी याद, कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाह रहे हो हमारे साथ? अब देखिए कि वो हम उनके जिस्म का हिस्सा होते हैं, अपने माँ बाप के। बिल्कुल। हम उनके जिस्म से निकले हैं ना, उनके जिस्म का हिस्सा है। ऐसे ही लगता है कुछ चीज़ काट के फेंक दी है, वो दुनिया से चली गई हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मेरे साथ ही हैं। उनकी दुआएं, उनका मेरे साथ बैठना उठना, और मैं मिस करता हूँ कभी कभी। हम जब जवान होते हैं, बड़े मसरूफ़ होते हैं, तो वो आवाज़ मार के कहती हैं यार कोई थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाओ। तो हम कहते हैं मैं इंशाल्लाह बैठता हूँ, मैं ज़रा काम जा रहा हूँ। तो अब उन चीज़ों को मिस करते हैं। बाद में हम रोते हैं, ये उनके कपड़े हैं, ये उनकी अंगूठी है, ये उनकी बालियाँ हैं, ये उनकी ये चीज़, हम उनको देख देख के कुछ हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और मिस कर रहे होते हैं। जबकि वो फिज़िकली मौजूद होता है एक शख्स, तो हम उसकी परवाह नहीं करते। खुदा का वास्ता, जिनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, और सारा कुछ दुनिया में जो भी आपको मिलना है इस दुनिया में और इस दुनिया और आखिरत में, वो उनकी खिदमत से मिलना है। बिल्कुल। अगर आप ये समझते हैं कि आप उनके बगैर किसी पीर को ढूंढ लेंगे और वो पीर आपके सारे मसाइल हल कर देगा, तो माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं होता। खुदा का वास्ता उनका ख्याल।
फराज बिल्कुल चुप चुप करके बैठे हुए। फराज, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? कुछ तो सुनाएं। मैं पसूड़ी सुन पसूड़ी, ये पसूड़ी बड़ा तो पसंद बहुत है। ज्यादा इस कहते हैं ना माइक कि यंगस्टर्स के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ है। सुनाओ। अग लावां मजबूरी नू आण जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावां मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांक बांक मेरा टकराया कागा पोर के डस जावे पावां क्यों दी चूरी नू रावां च बावां च ओनू लुकावां कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे वे हाँ बनिया बनाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। अमेजिंग फराज, ये कब सीखा? ये बस याद करते रहते हैं अच्छा। सुन के सोशल मीडिया पे आप तो गलतियां निकालते होंगे फराज, इसको ऐसे करो, मैं बस यहाँ अभी सुर नहीं, ऐसा अभी होना मैं कुछ चाहिए। छेड़ नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ उस तरफ आ जाएं। हाँ। जैसे आदमी पहले टेनिस बॉल हाँ। से खेलता है ना अपनी सड़क पे अपने बच्चों दोस्तों के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हार्ड बॉल की तरफ चला जाता है, फिर नेट करता है, फिर क्रिकेटर बन जाता है। इस तरह गाना बजाना भी है, पहले आप खुला छोड़े आर्टिस्ट को, पहले उसको मजा तो आए खुद से कि वो क्या गाना चाहता है, पहले ही आप उसको सारे गा करते हैं वो बेचारे उधर ही फंस जाए और आगे से जा ही ना सके। हाँ। तो मैं इनको पहले खुला छोड़ता हूँ कि भाई ये पहले वाइल्डली कुछ करें, उसके बाद फिर इस तरफ आए। आपकी बेगम कहती हैं कि बच्चे भी इस लेगेसी को आगे लेके मैं कोई कहता हूँ चलें? ये इसको प्रोफेशन ना बनाए, लेकिन इस ना 500 बनाए। साल पुराने घराने की जो लेगेसी है उसको अपने पास तो रखें। देखें आप, ये उनको पता होना चाहिए कि ये किनके किस बच्चे घराने से हैं, ताल्लुक किस घराने रखते से ना करें कुछ। मैं नहीं कहता कि ये प्रोफेशनली बन जाएं, मैं इसलिए इसको अपने साथ लेकर आया हूँ कि इस एनवायरनमेंट में ये अपनी आंख खोले, इनको पता हो कि हमारा ताल्लुक शो बिजनेस से भी है, हम लोग गाने बजाने वाले लोग हैं और हमें गाना भी चाहिए। और हमारा फख्र है, गुरूर हमारा- है। देखिए वो लोग गाने जिनका कोई ताल्लुक नहीं पीछे से कोई मौसीकी से, मौसीकी किसी की मिरास नहीं है, मौसीकी किसी की मिरास नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं घराने से तो मैं नहीं गाना मेरा ही हक है, ऐसी बात नहीं होती। शेख सादी फरमाते हैं अल्लाह के राजों में से एक राज होता है अच्छी आवाज़, तो ये तो अल्लाह ताला किसी को भी देता है। अगर आप मैं किसी की अच्छी तलावत सुने, अच्छी अजान सुने, तो आपका दिल उस तरफ चला जाता है एकदम से, क्योंकि आवाज़ का एक असर होता है, इसका एक जादू होता है। मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि इनको ये पता होना चाहिए कि हमारी लेगेसी है क्या। सब नई नस्लों के लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हो? सबसे बड़ा मैसेज है कि वो सबसे ज़्यादा अपने इर्द गिर्द का जो आपका माहौल है, आपके अगर आप वेल ऑफ हैं, आप ठीक हैं, तो आप अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। आप पहले इनको, पहले पंजाबी में कहते हैं पहले खैश फिर दरवेश, पहले आप अपनों का ख्याल रखें, अपनों को देखें, मैक्सिमम देखें। बहुत सारी नचाकियाँ भी होती हैं, दूरियाँ भी होती हैं, और अपने मुल्क से प्यार करें, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास कोई जगह नहीं इस कायनात में। भागने की तैयारियां कर रहे हैं, कोई बेचारे बाई रोड जाके जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, अपने मुल्क में नहीं देखते। यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है, इतना मायूस होने की बात नहीं है। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, फिर भी ये अपना मुल्क है, कहीं ना कहीं से हमको रास्ता निकाल लेंगे। हमें अपने अपनों से, अपनी जगह से, अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए। मैं यकीन करें यहाँ कोई वो बहुत बड़ा स्कॉलर बन के नहीं बैठा हुआ, मैं एक आम सा आदमी हूँ, मैं ऑर्डनरी पर्सन। मैंने सारी ज़िंदगी बिल्कुल एक मिडिल क्लास की तरह गुजारी है, लेकिन मैंने ये देखा है, मैंने नीचे से ऊपर तक सब कुछ देखा है, हर चीज़ देखी है मैंने। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिखाया है, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है कि हमें अपनी जगह से और अपनी नेमतों से प्यार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको इग्नोर करके आगे देखना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स अ वेरी डेंजरस आई नो, आई नो, इट्स अ वेरी डेंजरस हार्ट ब्रेकिंग एज वेल। थैंक यू सो मच My रफ़ाकत pleasure. अली खान साहब। My pleasure. इट्स ऑनर फॉर अस, ऑनर फॉर मी टू। और इतना मजा आया। मैं इतना नईम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ये मेरे बच्चों की तरह है, उसने मुझे ये ऑनर दिया, ये प्रिविलेज दिया। और फिर मैं यहाँ पे याद करूँगा जब्बार साहब को, जिन्होंने जब आज से 24 साल पहले पौधा लंदन होना में चाहिए। प्राइम टीवी का इफ्तिताह किया तो मैं आज चूजन बाय हिम, उन्होंने मुझे चूज़ किया था कि तुम जाओ और तुम जाके, जिसमें खालिद अब्बास डार, डॉक्टर अनवर सज्जाद, जब्बार साहब और मैं, हम चारों ने लंदन का सफ़र किया था 24 साल पहले। तो प्राइम टीवी की इफ्तिताह पर मैं गया था, और वो थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे थे, यार कैनू नाल लेके चले हो। तो खालिद अब्बास डार साहब ने कहा
जबार मैं अपनी मुच्छां कटा लांगा ये ने अच्छा परफॉर्म ना किया। उसके बाद जबार साहब से मेरा प्यार हो गया, तो वो प्यार अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, गरी की रहमत करे उनको, उनके बच्चों को भी और इस चैनल को भी बहुत तरक्की दे, क्योंकि उन्होंने अपने खून से सींचा है इस इंस्टीट्यूशन को। बिल्कुल ऐसा ही। तो गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू सो मच रफ़ाकत अली खान साहब, आपने ना सिर्फ हमें कहते ना कि वो अपना दीदार बख्शा, बल्कि वी हैव लिटरली एक्नॉलेज विद द विजडम यू हैव। बड़ा अच्छा लगा आपसे। प्लेजर इज ऑल आवर्स। कुछ हमें सुना के हम खुदाफिज कहते हैं उसी कवाली से, बिल्कुल, क्योंकि सुबह का टाइम भी है, तो हम दोनों बाप बेटा। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता की अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा।